अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने ICS कंप्यूटर प्रैक्टिकल पार्ट 2 और पार्ट 1 की जो है एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको MS वर्ड के बारे में बता चुका हूं, जो कि हमारा पहला सवाल होता है पेपर के अंदर जो है। दूसरे लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको MS एक्सेल के बारे में बता चुका हूं और कुछ सवाल भी आपको हल करवा चुका हूं, जो कि हमारा पेपर के अंदर दूसरा सवाल होता है। और आज मैं आपको तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर C प्रोग्रामिंग का जो है वो कोर्स पढ़ाऊंगा, उसके जो है प्रोग्राम्स आपको करके दिखाऊंगा, उसका सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन बताऊंगा। और आपको मैंने बता चुका हूं कि पेपर के अंदर आपके 2 प्रोग्राम्स आते हैं, जिनमें से आपने एक हल करना होता है। तो वो जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके पेपर्स के अंदर आ चुके हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, काम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स का पता होना चाहिए कि हमने प्रोग्राम जो है वो लिखना किस तरह से है। इसके बाद फिर मैं आपको प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा कि प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, और उसमें सारी सेटिंग मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे कैसे सारी सेटिंग करनी है। तो बेसिक्स जिनका आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, वो ज़रा ये याद रख लें। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब आप प्रोग्राम लिखेंगे, चाहे कंप्यूटर के ऊपर जो है, चाहे आप अपने पेपर के अंदर लिखेंगे। दोस्तों, एक बात और भी याद रखिएगा, जब आप पहले 2 सवाल जो हैं जिनमें हमने वर्ड का काम किया था वो वाले, और जिनमें हमने एक्सेल का काम किया था वो वाले जो सवाल हैं, तो उनके अंदर आपने प्रोसीजर लिखना होता है। लेकिन ये जो हमारा पार्ट है C प्रोग्रामिंग वाला जो है, इसके अंदर आपने प्रोसीजर नहीं लिखना होता। सिर्फ आपको जो प्रोग्राम कहा जाता है आपने वो प्रोग्राम जो है वो लिखना होता है। और याद रखिएगा, जो आपका वाइवा होता है, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपसे ज़्यादातर बातें जो होती हैं ना, वो C प्रोग्रामिंग की पूछी जा रही होती हैं। इसलिए आपने आज वाले लेक्चर को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझना है, और फिर बाद में इसकी जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है कंप्यूटर के ऊपर, अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है। और अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, यही जो प्रोग्राम मैंने आपको फर्ज कर लिया यहाँ पे स्क्रीन पे हल करवाऊंगा, इन्हीं को आप जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर जो एक दफ़ा लिख लीजिएगा, तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहला रूल है वो आप याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। आपने कैपिटल लेटर्स में वहां पे लिखने की गलती नहीं करनी। अगर आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लें तो तकरीबन आपकी जो है 30% एरर जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कुछ लेटर जो है वो कैपिटल लिख देते हैं, कई दफ़ा प्रिंट एफ लिखेंगे तो कैपिटल लिख देंगे, कई दफ़ा लिखेंगे तो स्मॉल लिख देंगे, कई दफ़ा लिखेंगे तो P बड़ा और बाकी छोटे लिख देंगे। मैं आपको बेसिक रूल बता रहा हूं कि जब भी आपने फंक्शंस कोई भी लिखने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, हेडर फाइल्स लिखनी है, आपने मेन फंक्शन लिखना है, जो भी चीज़ आपने लिखनी है, एक बात अपने पल्ले बांध लें कि आपने वो सारा कुछ जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। उन्हें कभी भी आपने कैपिटल लेटर्स में या मिक्स लेटर्स के अंदर जो है कुछ कैपिटल्स कुछ स्मॉल जो है इसके अंदर लिखने की गलती नहीं करनी है आपने। ओके जी, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरह से स्टार्ट होगा और आपका प्रोग्राम एंड किस तरह से होगा। इन चीज़ों को चाहे आप रट्टा लगा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। समझा मैं आपको देता हूँ साथ साथ जो है, लेकिन आपने जो है वो साथ इन्हें याद भी कर लेना। चाहे आपका कोई सा भी प्रोग्राम आ जाए, उनके शुरू में और आखिर में ये चीज़ें ज़रूर लिखी जाएंगी, और कुछ 2 फंक्शंस हैं जो आपके दरमियान में भी लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपकी जो लाइन, कोई सा भी प्रोग्राम आपका आ जाए, जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे उनमें देखिएगा हम यही काम करेंगे कि हम पहली 2 लाइनें जो है वो यही लिखा करेंगे। जो है इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये 2 हमेशा ज़रूर लिखे करेंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जिनका आगे मैं आपको जाकर बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बल्कि यहाँ भी कुछ आपको बता देता हूँ साथ साथ जो है। तो पहली आपने क्या लिखना है, आपने हैश टैग का साइन लिखना है, आगे इंक्लूड लिखना है स्पेस के बगैर जो है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये लिखा जाएगा हैश का टैग, और आगे आप लिखेंगे इंक्लूड स्पेस के बगैर, यानी यहाँ पे स्पेस आपकी नहीं होगी। आगे आप एक स्पेस देंगे और स्पेस के बाद जो है आप लिखेंगे लेस देन का साइन, उसके आगे लिखेंगे stdio, यानी IO जो है साथ लिखेंगे, .h लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन जो है। इससे आगे आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने हैश का जो है साइन लिखना है, आगे आपने इंक्लूड लिखना है बगैर स्पेस के, आगे आप एक स्पेस देंगे, लेस देन का साइन लिखेंगे, कॉन IO लिखेंगे, .h और फिर ग्रेटर देन का साइन। ये आपकी इस तरह से ब्रैकेट्स जो है तकरीबन बंद हो जाएंगी। इसके बाद याद रखिएगा, हमेशा आपकी तीसरी लाइन जो हुआ करेगी
वो आपकी ये हुआ करेगी वॉइड मेन की जो है। ये लिखते हुए चूंकि जरा लेटर कैपिटल कर देता है, मैंने चूंकि आपको पहले बता दिया हुआ है कि आपका लेटर कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा आपने वॉइड जो है वो स्मॉल में लिखना है, मेन जो है स्मॉल में लिखना है, और आगे हमेशा आपकी दो पैरेंथेसिस आ जाया करेंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पैरेंथेसिस आ जाया करेगी जो है। और इसके बाद जो है आपकी आ जाएगी करली ब्रेसेस जो है। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपकी करली ब्रेसेस के अंदर, ये जो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, इनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आया करेंगी आपने हमेशा उन्हें जो है उनके एंड के ऊपर सेमीकोलन लगाया करना है। यहाँ पे मैंने चूंकि स्टेटमेंट्स वैसे ही लिखी हुई हैं इसलिए मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। एक फंक्शन आपका जो है ये हमेशा यूज हुआ करेगा, इसके बाद एक और फंक्शन है जो एंड पे जाके यूज हुआ करेगा। स्टार्टिंग में आपका यूज हुआ करेगा क्लियर स्क्रीन, इसे हम क्लियर स्क्रीन पूरा नहीं लिखते बल्कि शॉर्ट में लिखते हैं CLR और SCR, और आगे हम करली ब्रेसेस लिखे, सॉरी पैरेंथेसिस लिखेंगे और हम सेमीकोलन से एंड कर दिया करेंगे। और इसके बाद हम अपना कोड सारा लिखा करेंगे और एंड पे जाके हम गेट CH का जो है फंक्शन लिखा करेंगे, और इसके एंड पे जाके हम जो है फिर पैरेंथेसिस के साथ जो है सेमीकोलन लगा दिया करेंगे, और इसके बाद हमारी करली ब्रेसेस जो है वो बंद हो जाया करेंगी। तो दोस्तों आपने याद रखना है करली ब्रेसेस के अंदर आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स आया करेंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उनके एंड के ऊपर हमेशा सेमीकोलन जरूर आया करेगा। और जो करली ब्रेसेस से बाहर होंगी, जिस तरह अभी मैंने ये वाली आपको दिखाई है, तो इनके एंड के ऊपर याद रखिएगा आपका जो है वो सेमीकोलन का साइन जो है वो नहीं आएगा, ना तो इंक्लूड के इसके एंड पे आ रहा है, ना इसके एंड पे आ रहा है, ना मेन के एंड पे आ रहा है। इसलिए मैं आपको अभी फिलहाल जो बता रहा हूं वो ये है कि करली ब्रेसेस के अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखा करेंगे उन सारी स्टेटमेंट्स के एंड के ऊपर जो है आपका जो है ये सेमीकोलन जो है वो आया करेगा। तो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जितनी आप वैसे भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उन सब के एंड के ऊपर भी जो है आपका सेमीकोलन आया करेगा। ये याद रख लें अगर आप जो है, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड जो आपको दिखाई है वो वाली, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने कभी भी कोई फंक्शन का नेम जो है, कोई भी आपने वेरिएबल का नेम जो है वो आपने कैपिटल या कीवर्ड जो है आपने कैपिटल में नहीं लिखने, तो आपकी 30% जो है वो आपके एरर्स यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी। और बाकी जो एरर्स हैं आपकी, अगर आप इस थंब रूल को भी याद रख लें जो भी हमने डिस्कस किया है कि आपने करली ब्रेसेस से बाहर जो हमने ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनके एंड के ऊपर सेमीकोलन नहीं इस्तेमाल करना, और करली ब्रेसेस के अंदर जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनके एंड के ऊपर हमेशा आपने जो है ये सेमीकोलन इस्तेमाल किया करना है। तो इससे भी आपकी बाकी जो एरर्स होंगी वो सारी की सारी, इस तरह की जो एरर्स होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों आप इन चीज़ों को जो है बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बेसिक कुछ चीज़ें मैंने अभी आपको और बतानी है। डेटा टाइप्स हमारे पास काफ़ी सारी हैं, अलबत्ता आपने जो डाटा टाइप्स याद रखनी है वो एक इंट है जो इंटीजर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, शारी के बगैर जो हमारे पास नंबर्स हुआ करेंगे उनके लिए इस्तेमाल किया करेंगे। करैक्टर का एक हमारे पास जो है वो डाटा टाइप है, इसको हम जो है करैक्टर्स के लिए ABC वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रोग्राम है तो फिर मैं आपको इसका इस्तेमाल बता दूंगा। उसके अंदर जो है फ्लोट का हमारा जो है ये ज़रूर इस्तेमाल होगा, डबल का हमारा इस्तेमाल हो सकता है। वो तमाम नंबर जिनके साथ हमारे इशारिये और उसके बाद कुछ जो है रकमें आ रही होती हैं उन तमाम के लिए हम जो फ्लोट इस्तेमाल किया करेंगे। और एंड पे हमारे पास जो है वो करैक्टर या स्ट्रिंग हमारे पास जो है, इसको मेनली मैं स्ट्रिंग कहता हूँ, इसको हम जो है एज ए डाटा टाइप के तौर पे इस्तेमाल किया करेंगे। तो ये हमारी कह लेंगे तकरीबन 4 डाटा टाइप्स हैं मेन, इंट, करैक्टर, फ्लोट और स्ट्रिंग जो है। तो ये 4 डाटा टाइप्स जो हैं ये हम जो है बेसिक इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़रा आपको याद करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आपके प्रोग्राम सारे के सारे इन्हीं के अंदर जो है वो हो जाया करेंगे। इसके बाद जो है आपने ये समझना है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं। पहले हम डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। डिक्लेरेशन के आपके मेन 2 पार्ट्स होते हैं। 2 कौन कौन से पार्ट्स हैं? डाटा टाइप लिखनी है आपने और स्पेस आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। मसलन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है A और उसकी डाटा टाइप मैंने रखनी है इंट, तो पहले मैं लिखूंगा इंट, आगे दूंगा स्पेस और आगे लिखूंगा A। तो याद रखिएगा इसके आगे जो है आपका सेमीकोलन आया करेगा जो है। ओके जी, इनिशियलाइज कैसे करना है आपने? इनिशियलाइज के 3 पार्ट्स हैं। कैसे कैसे 3 पार्ट्स हैं? आपने वेरिएबल लिखना करना है, उसके आगे इक्वल का साइन लिखना करना है और उसके आगे वैल्यू लिखनी करनी है। और सेमीकोलन तो चूंकि हमारे हर स्टेटमेंट का पार्ट है इसलिए सेमीकोलन को मैं इस पार्ट में कंसिडर नहीं कर रहा। मसलन आपने यही जो आपने A डिक्लेयर किया था इसको इनिशियलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे? A = 10। तो इस तरह से आपका ये इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने से मुराद ये है कि आपने सिर्फ उसे डाटा टाइप बताई है वेरिएबल की, कि वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी होगी, यानी इसमें किस तरह के नंबर आ सकते हैं। और इनिशियलाइज से क्या मुराद होती है? इनिशियलाइज से मुराद ये होता है कि आपने उसको जो है कोई वैल्यू दे दी है। ठीक है जी। डिक्लेयर से मुराद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, टेक्निकल थोड़ी सी बता दूं, तो ये होता है कि आप रैम के अंदर जो है कुछ मेमोरी उसके लिए जो स्पेसिफाई कर देते हैं। और इनिशियलाइज में क्या होता है कि आप उस मेमोरी के अंदर जो है कोई वैल्यू रखवा देते हैं। और अगर आप जो है
ये काम इकट्ठा करना चाहिए, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इकट्ठा करना चाहिए, तो 4 पार्ट्स आपके होंगे। क्या क्या जी? पहले आप डाटा टाइप लिखेंगे, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर आप इक्वल का साइन लिखेंगे और फिर आप वैल्यू, और सेमीकोलन तो हमारे हर स्टेटमेंट का इनका जो पार्ट जरूर हुआ करेगा। तो यहाँ पे हम जो है डिक्लेयर भी और इनिशियलाइज इकट्ठा कर रहे हैं। इसी दो काम हम यहाँ जो हमने यहाँ पे अलग अलग किए थे इनको यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? इंट a इक्वल और 10। तो ये 4 पार्ट्स हो गए हमारे। इंट डाटा टाइप हो गई, वेरिएबल का नाम आ गया, इक्वल साइन आ गया और आगे उसकी वैल्यू आ गई। तो इस लिहाज से आप वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज इकट्ठा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये बड़ी अहम चीज़ है। इससे आपको जब आप बाद में जाके वेरिएबल डिक्लेयर किया करेंगे, उन्हें इनिशियलाइज किया करेंगे, तो आपको काफ़ी सहूलत हो जाएगी, आपकी गलती नहीं हुआ करेगी अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो। ओके जी, हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इनपुट फंक्शंस हैं और कुछ आउटपुट फंक्शंस हैं। पहले जरा इनपुट फंक्शन की बात कर लेते हैं। इनपुट फंक्शन जो हमने इस्तेमाल किया करना है, जितने भी हमारे प्रोग्राम होंगे उनके अंदर हम स्कैनएफ को ही इस्तेमाल किया करेंगे। वैसे हमारे पास और भी इनपुट फंक्शन है और आउटपुट फंक्शन भी हैं, लेकिन हम क्या किया करेंगे, हम स्कैनएफ को जो है वो इस्तेमाल किया करेंगे। स्कैनएफ के अंदर आपने लिखना क्या करना है, पैरेंथेसिस आपने स्टार्ट और एंड लगानी करनी है। डबल कोड के अंदर आप 2 चीजें लिखा करेंगे। प्रिंटेड टेक्स्ट क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, और साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। इसके बाद आप कॉमा लगाया करेंगे और उसके बाद फिर आप एंड का साइन इस्तेमाल किया करेंगे और जितने आपने वेरिएबल्स लिखने हैं वो लिख लिया करने आपने। ये प्लस का मतलब जो है कि ये इसके साथ लिखे जाया करेंगे जो। तो दूसरा जो हमारे पास है वो आउटपुट फंक्शन है। ये हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिखी है, स्कैनएफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ये हमने लिखा प्रिंटेड टेक्स्ट, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से हमने इस्तेमाल करने हैं। %d लिखा है, ये इंटीजर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और एंड के साथ मैंने जो है वो a लिख दिया। यहाँ पे मैंने a को जो है वो डिक्लेयर कर लिया है और यहाँ पे यूजर से उसकी वैल्यू ले ली है। तो आपने भी यही काम किया करना है। जब भी प्रोग्राम में वो आपको ये कहा करे कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है, तो आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले जो है, और स्कैनएफ की मदद से आपने उसकी वैल्यू यूजर से ले लिया करनी है, और यूजर को ये शो हुआ करेगा और यूजर उससे आगे जो वो वैल्यू दिया करेगा तो वो वैल्यू आके a में स्टोर हो जाया करेगी। अब जो दूसरा फंक्शन जो हमारे पास वो आउटपुट फंक्शन है और ये प्रिंट एफ है, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे अपने तमाम प्रोग्राम्स के अंदर। हमें किसी भी और जो है वो आउटपुट फंक्शन की जरूरत नहीं है, हम इसी प्रिंट एफ से जो है अपना सारा काम चला लेंगे। तो इसके जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो भी 4 है। 4 पार्ट्स किस तरह से हैं इसके जो है वो है कि प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी इसकी पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी और एंड होंगी। मेन 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो है डबल कोट्स के अंदर होगा और उसमें आपके 3 पोर्शन आया करेंगे। प्रिंटेड टेक्स्ट जो आपने प्रिंट करवाना है वो सारा टेक्स्ट आप लिखा करेंगे। उसके साथ ही आप फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस तरह हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा था तो हम लिखा करेंगे, और उसके आगे आप एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। तो आप इसके बाद जो है वो कॉमा यूज किया करेंगे और उसके बाद जितने भी आपके वेरिएबल्स जो होंगे वो सारे लिख लिया करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज इकट्ठा किया है, यानी इंट a इक्वल टू 10, और मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। प्रिंट एफ में लिखूंगा, ये पैरेंथेसिस स्टार्ट की और एंड की। यहाँ पे जो है डबल कोट्स के अंदर मेरी 3 चीजें आ रही हैं। प्रिंटेड टेक्स्ट, ये प्रिंटेड टेक्स्ट हो गया, एंटर द वैल्यू ऑफ a, या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ a। तो आगे हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, चूंकि इंटीजर है फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए %d आ जाया करेगा। एस्केप सीक्वेंस हमारे पास /n आ जाएगी। ये हमारे पास जो है वो बैकवर्ड स्लैश जो है वो n आ जाया करेगी, फॉरवर्ड /n नहीं होगा। ये आ जाया करेगी हमारे पास जो है डबल कोट हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ गया कॉमा, और उसके बाद हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हो 1 2 3 4 जितने भी हो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। हम आमतौर पर एक प्रिंट एफ के अंदर आमतौर पर एक जो है वेरिएबल प्रिंट करवा रहे होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगी। इस तरह से ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। प्रिंटेड टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये मैं आपको एक स्लाइड के अंदर बताता हूँ। प्रिंटेड टेक्स्ट जो है, आप जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर लिखा करेंगे वो आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपने जो स्मॉल लिखा है वो स्मॉल होगा, जो कैपिटल लिखेंगे वो कैपिटल ही आ जाएगा, जो सिंबल लिखेंगे जो भी आप साइन इसके अंदर लिखा करेंगे वो आपका जो है प्रिंट हो जाया करेगा, सवाए 1 2 के। तो इस तरह से आपका जो है और एंड पे सेमीकोलन जरूर आया करेगा जो है। ये हमारे पास प्रिंटेड टेक्स्ट आ गया, यानी प्रिंटेड टेक्स्ट से मुराद है जो भी आपने डबल कोट में लिखना है वो एज इट इज प्रिंट हो जाया करना है। ये प्रिंटेड टेक्स्ट है। दूसरी चीज हमारे पास फिर आ जाएगी डाटा टाइप्स और उनके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है। हमने जो डाटा टाइप्स पढ़ी थी 4 पढ़ी थी हमने जो है। इंट, इसके लिए फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास %, आप यही बस 4 याद कर लें, इनफ है। कैरेक्टर के लिए हमारे पास %c है, जहां पे भी आपने कैरेक्टर को यूज किया करना है, स्कैनएफ में यूज करें या आप प्रिंट एफ में यूज करें, तो आपने उसके साथ जो है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो जरूर लिखना करना है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हुआ करेगा। फ्लोट के लिए आप जो है %f लिखा करेंगे और कैरेक्टर के लिए जो है आप %s लिखा करेंगे। ये हमारे पास जो है 4 ही हमने कह लें डाटा टाइप्स पढ़ी थी, तो 4 ही आप उनके जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो याद कर लें, इनफ है।
इससे हमारा गुजारा हो जाएगा, हमारा सारा काम हो जाएगा। एस्केप सीक्वेंसेस जो है ये करती क्या है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ इनका फंक्शन जो है। चूंकि हमने 2 एस्केप सीक्वेंसेस सिर्फ यूज करे तो 2 के फंक्शन आपको बता देता हूँ। ये स्पेसिफिक काम करती हैं। स्पेसिफिक काम से क्या मुराद है, मसलन जब हम जो है बैकवर्ड स्लैश एन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका जो है कर्सर हमेशा नेक्स्ट लाइन पे ले आता है, यानी एक लाइन एक्स्ट्रा जो है उसमें ऐड कर देता है। फर्ज कर लें आपने एक टेक्स्ट के बाद जो अगला टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है, तो आप एक टेक्स्ट लिखने के बाद आगे जो है बैकवर्ड स्लैश एन लिखा करेंगे तो अगला टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाया करेगा। स्लैश टी है हमारे पास जो है, जो टैब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आप कीबोर्ड के ऊपर जो है टैब इस्तेमाल करते हैं वर्ड के अंदर जो है, तो उसमें क्या होता है कि वो तकरीबन जो है 8 स्पेसिस जो है छोड़ देता है, यानी एक स्पेस की बजाय बार बार 8 दफ़ा आपने बटन प्रेस करना है, 8 या 10 दफ़ा बटन प्रेस करना है, तो आप एक ही दफ़ा टैब प्रेस कर दें। तो यही काम अगर आपने अपने प्रिंटेड टेक्स्ट में करना हो तो आप फिर जो है वो बैकवर्ड स्लैश जो है वो टी इस्तेमाल कर लिया करेंगे। तो ये हमारी एस्केप सीक्वेंसेस है। तो उम्मीद है अब आपको जो है प्रिंटेड टेक्स्ट क्या होता है, जो भी हम डबल कोट्स में लिखे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर, जब भी आपने वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं जिनकी आपने डाटा टाइप्स डिफाइन की होंगी, वो 4 हमने पढ़ी हैं, तो आपने उसी के लिहाज से उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनएफ में भी यूज करना है, प्रिंटएफ में भी यूज करना है, ये पल्ले बांध लें। और इसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस से मैंने आपको सिर्फ 2 बताई हैं, 2 की हमें जरूरत पेश आएगी। बैकवर्ड स्लैश एन जो है और बैकवर्ड स्लैश जो है टी हमारे पास जो है। एन जो है कि अगर आपने टेक्स्ट जो है उसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आना, जो उसके आगे लिखा जाएगा, या कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर आना, तो आप बैकवर्ड स्लैश एन लिखा करेंगे। और अगर आपने एक टेक्स्ट लिखने के बाद, मतलब मैं लिखता हूँ अपना नाम जो है मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद के बाद मैं एक स्पेस नहीं ज़्यादा स्पेसेस देना चाह रहा हूँ, तो मोहम्मद के आगे मैं स्लैश टी लिखूंगा और फिर आगे आसिफ लिख दूंगा, तो क्या देगा वो 8-10 स्पेसेस दे के फिर आगे आसिफ लिख दिया करेगा। तो इस लिहाज से आपकी एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो इस्तेमाल हुआ करेंगी। इसके बाद जो हमारे पास इफ एल्स का स्ट्रक्चर है, मेन 3 पार्ट्स होते हैं इसके। जो इफ आगे हम लिखा करेंगे कंडीशन, आगे उसकी बॉडी आ जाया करेगी, ये इसको मैं एज ए पार्ट के तौर पे कंसिडर नहीं कर रहा, और उसके बाद हमारा एल्स वाला पार्ट आ जाया करेगा जिसके आगे भी हम कुछ लिख लिया करेंगे जो। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको जो है जब एग्जांपल्स में बताऊंगा फिर आपको मजीद ही इसकी बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा बताया, इफ कंडीशन हमेशा आपने जो है पैरेंथेसिस के अंदर लिखना करनी है, जो भी आपने लिखनी है। ट्रू होने पर ये वाला पार्ट चला करेगा और फॉल्स होने पे एल्स वाला पार्ट चला करेगा, बस इसका ये है। देखिए अगर आपके मार्क्स जो है, जो भी हमने मार्क्स एंटर किए हैं वो 33 से ज़्यादा है तो आपका ये प्रिंट एफ पास लिखा जाएगा, और अगर 33 से कम है तो प्रिंट एफ फेल लिखा जाएगा। इस तरह से आपका इफ जो है वो काम करता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो लूप्स आ जाती हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में बताता हूँ और फिर आपको वाइल लूप के बारे में बताता हूँ। इस साइड में हमारे पास जो है ये फॉर लूप है। इसमें आप जो है 2 तरीकों से फॉर लूप को लिख सकते हैं, यानी आप उसका जो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर आपने लूप को चलाना होता है वो चाहे पहले डिक्लेयर कर लें और इनिशियलाइज कर लें, चाहे उसके अंदर कर लें, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये उसके अंदर ही कर दिया लूप के अंदर। तो लूप के जो है वो आपके 4 पार्ट्स हैं मेन जो है। 4 पार्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं। पहला जो है वो आपका फॉर है, यानी आपने हमेशा फॉर लिखना है। उसके आगे आपने स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट बताना है, स्टार्टिंग कंडीशन बतानी है, यानी i = 10, यानी i आपका जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग कंडीशन है। उसके बाद कॉमा पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, बताइए कॉमे के बाद आपने कंडीशन बताया करनी है कि कब तक जो है वो आपकी लूप चलेगी, वो कंडीशन बता देनी है आपने, यानी कब तक लूप चलेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी i < 10, जब तक i आपका 10 से छोटा रहेगा या 10 के बराबर होगा तब तक आपकी लूप चलती रहेगी, तब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। और आगे आपने बताना होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये आपके मेन 4 पार्ट्स हैं, आगे उसकी बॉडी आ जाया करेगी। तो आप चाहे इसको इस तरह से लिख लें। अच्छा फर्ज कर लें मैं आपको ये कहता हूँ आपने ये वाली जो फॉर लूप है ना इसको वाइल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? वाइल में क्या होता है फ़र्क जो है, आपका ये इनिशियल जो आपका वेरिएबल होता है ये पहले आ जाता है, वाइल के अंदर आपकी ये कंडीशन ये वाइल के अंदर आती है और इंक्रीमेंट वाइल की बॉडी के अंदर आ जाता है। तो यही लूप अगर आप फॉर लूप ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है इसको अगर मैं वाइल की फॉर्म में लिखता हूँ तो इस तरह से लिखूंगा int i = 1, ये बाहर आ गया, ये जो आगे कंडीशन थी ये वाइल के आगे अंदर आ गई, और ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम इस्तेमाल किया करेंगे ये बॉडी के अंदर हमेशा आया करेगा। तो दोस्तों ये कई बच्चों को बड़ा मुश्किल काम लगता है, कई स्टूडेंट्स को जो है कि हम फाइल को जो है फॉर को जो है वाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये फॉर के अंदर जो हमारे पास 3 हिस्से हैं उनमें से पहले वाला हिस्सा आप वाइल से पहले लिख लें, दूसरे वाला हिस्सा आप वाइल के अंदर लिखें इस तरह से जो है, और जो तीसरे वाला हिस्सा है हमारा जो है ये आप वाइल के आगे बॉडी के अंदर लिख दें। तो बस आपकी फॉर लूप जो है वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम आगे जाकर देखें कि हमारी वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या है तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये हमारे पास वाइल लूप थी जो अभी हमने देखी, इसमें हम क्या करते हैं एक वेरिएबल लिया int i = 1, उसकी कंडीशन हमने वाइल के अंदर लिख दी और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो डू वाइल में क्या होगा, इसी तरह आप int वेरिएबल लेंगे एक जो है उसे हम 1 कर लेते हैं, आप डू लिखेंगे और उसके आगे आप बॉडी लिखेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप इसी के अंदर लिखेंगे।
ठीक है जी। और जो कंडीशन अगर होगी वो आपकी एंड पे आ जाया करेगी, और याद रखिएगा कंडीशन के एंड के ऊपर जो है फिर आपका सेमीकोलन आया करेगा। यहाँ पे क्यों नहीं था सेमीकोलन? क्योंकि इसकी बॉडी आगे थी, ये वाली बॉडी इसकी होती है, ये आगे थी जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है, ये आगे थी। और यहाँ पे आगे जो है इसकी बॉडी चूंकि पहले आगे हुई है तो इसलिए वाइल एंड पे आया, तो इसलिए इसके एंड के ऊपर जो है फिर आपका सेमीकोलन आ जाया करेगा। बस ये फर्क है आपका वाइल और डू वाइल के अंदर जो है। तो दोस्तों ये हमारी जो बेसिक चीजें जो है वो कंप्लीट होगी। अब हम जो है वो अपना यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने प्रोग्राम को इंस्टॉल किस तरह से करना है। मैं आपको जो है उसकी डाउनलोडिंग और साथ सारी जो है वो इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। आप किस तरह से सी के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो किस तरह से कर सकती हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपके पास जो भी ब्राउज़र है, जिस तरह मेरे पास जो है ये क्रोम ब्राउज़र है, मैं इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा और इसके अंदर जो है वो टर्बो सी लिख के सर्च करना शुरू कर दूँगा। जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स आ जाएंगे। आप किसी भी एक लिंक पे जाके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मसलन हमारे पास जो पहला लिंक यहाँ पे आया हुआ है वो archive.codeplex की तरफ से आया हुआ है। हम इसी के ऊपर क्लिक करके जो है यहाँ से टर्बो C++ का जो सेटअप है वो डाउनलोड कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद जो है आप कहीं पे भी इसे स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने जो है वो इसे स्टोर किया हुआ है यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये एक और विंडो आपके लिए ओपन कर देगा, और यहाँ पे आपको जो है वो डाउनलोड की ऑप्शन देगा, और आप उस डाउनलोड के ऑप्शन से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे क्लिक करके जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये कुछ सेकंड्स में आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, और आपने उसके बाद जो है इसे ये बता देना कि इसे कहाँ पे डाउनलोड करना है। ये यहाँ पे हमारे पास ये जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी जो है। आप इसे डाउनलोड कर लें। ये चूंकि हमारे पास जिप फॉर्म में आया है तो जिप फॉर्म के अंदर जो है ये हमारे पास पड़ा हुआ है। आप इसको जो है वो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, जिस तरह WinRAR या किसी भी और सॉफ्टवेयर से जो है। और जो वर्जन है वो आपने याद रखना है, वो हमारे पास जो डाउनलोड हुआ है लेटेस्ट वर्जन है वो 3.2 है, टर्बो C 3.2 है। मैं इसी को इस वाले जिप फोल्डर को यहीं पे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके जो है मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू टर्बो सी, यानी एक फोल्डर के अंदर जो है मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये 1-2 सेकंड में जो है वो आपकी सारी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर मेरे पास यहाँ पे बन गया हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेटअप है। आप सेटअप को जो है वो डबल क्लिक करेंगे तो ये रन होना शुरू हो जाएगा, और ये जो है आपके लिए टर्बो C++ को इंस्टॉल कर देगा। आपने एक्सेप्ट करके जो है इसे इंस्टॉल कर देना है। लीजिए ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। आप यहाँ पे इसे जो है वो फिनिश कर देंगे, और साथ ही प्रोग्राम जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई और वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें ये पहली वाली विंडो कोई डिफरेंट भी आ सकती है, लेकिन ये जो मेरे पास टर्बो C++ या टर्बो C 3.2 है वो जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो जो है वो आ जाया करेगी। तो आपने यहाँ से स्टार्ट टर्बो C++ कर देना है। तो बाकी जो अगर आपने कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करने से आ जाया करेगी। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम जो है उसने वो स्टार्ट के ऊपर जो है वो ओपन कर दिए हुए। मैं इन प्रोग्राम्स को जो है यहाँ पे क्लिक करते हुए, जो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है वो सिंबल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हुए आप इनको क्लोज कर देते हैं। एक प्रोग्राम को मैं ओपन रहने देता हूँ ताकि आपको जो है ये प्रोग्राम रन करके दिखा दूँ। बाकी इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह एक और प्रोग्राम पीछे जो है वो ओपन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके जो है यहाँ पे सबज बटन पे क्लिक करते हुए इसको बंद कर देता हूँ। अब मेरे पास जो है ये सिर्फ एक प्रोग्राम जो है वो ओपन फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, जब आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि आपने अपनी डायरेक्टरीज को सेट करना होता है। डायरेक्टरीज की जो ऑप्शन होती हैं हमारे पास वो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ पे ऑप्शंस में डायरेक्ट आएंगे। ऑप्शंस में आने के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो डायरेक्टरीज की है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आती हैं डायरेक्टरीज की जो है। अगर आप जो है जो साइट मैंने बताई है वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं तो ये डायरेक्टरीज ऑलरेडी सेट होंगी। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो पुराना कोई भी वर्जन अगर आपके पास जो है जो इंस्टॉल्ड है या आपने इंस्टॉल करना है, उसके अंदर क्या होगा कि पहली 2 डायरेक्टरीज तो आमतौर पे सेट होती हैं, और जो दूसरी 2 होती हैं
वो आपको सेट करनी पड़ती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाला वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये कि ये सारी डायरेक्टरीज आपकी सेट होंगी। इसमें सबसे पहले जो डायरेक्टरी है वो इंक्लूड की डायरेक्टरी है। इंक्लूड की डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको याद हो, अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसमें सबसे पहले, जिस तरह अगर आप यहाँ पे बैकएंड पे भी देखें तो सबसे पहले इंक्लूड का जो है वो लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी हेडर्स फाइल सारी होती हैं। हेडर फाइल्स हमारे पास प्रोग्राम के अंदर वो फाइल्स होती हैं जिनमें आपके जो पुराने फंक्शन यानी जो प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं या जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो सारे बने पड़े होते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डायरेक्टरी का जो है बताना पड़ता है कि इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर जो है वो कौन सा फोल्डर या कौन सी डायरेक्टरी होगी। दूसरी जो हमारे पास है वो लाइब्रेरी डायरेक्टरीज है। ये इसका जो फोल्डर होता है उसका नाम लिब होता है, यानी LIB, शॉर्ट में लाइब्रेरी का जो है वो LIB लिखा जाता है। तो ये आपने क्या करना था, जहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम इंस्टॉल किया है वहाँ पे LIB का जो फोल्डर होगा उसका पाथ यहाँ पे आपने देना होता है। आप कहीं पे भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने चूंकि C के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, C के अंदर जो है वो टर्बो C3 का फोल्डर है, उसके अंदर इंक्लूड की डायरेक्टरी यहाँ पे शामिल कर दी गई हुई है, उसने ऑलरेडी कर दी हुई थी। और इसी तरह यहाँ पे लाइब्रेरी डायरेक्टरी जो है वो भी टर्बो C3 के अंदर जो है वो इस तरह से शामिल कर दी गई हुई है। तो दोस्तों, आप इस तरह से जो है यहाँ पे आउटपुट की डायरेक्टरी के अंदर जो है वो ये सोर्स की फाइल जो है ये हमारे पास आउटपुट डायरेक्टरी है। ये आउटपुट डायरेक्टरी और सोर्स डायरेक्टरीज जो होती हैं, ये इन दो डायरेक्टरीज का काम ये होता है कि आपके जो प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं उनकी एग्जी फाइल, उनका ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर करना है, और जो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती हैं जो कि प्री बिल्ड या ओपन सोर्स नहीं होती, वो हमारे पास सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर जो है वो हम इन्हें स्टोर कर देते हैं। ये चार काम करने के बाद जो है, जो कि इस वाले प्रोग्राम के अंदर जो है वो ऑलरेडी हुए हुए थे, हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद बस अब आपका जो है वो सारा सेटअप रेडी है। अब आप अपना कोई सा भी प्रोग्राम जो है वो लिख के रन कर सकते हैं। आपके पास जो है आपकी प्रैक्टिकल IT सीरीज़ की प्रैक्टिकल की कॉपी के अंदर जो है या IT सीरीज़ की बुक के अंदर जो है बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हुई हैं। आप उनमें से कोई सी भी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे टाइप करते हुए उसको राइट कर सकते हैं। और राइट करने के बाद ये एक प्रोग्राम मैंने आपको पहले जिस तरह दिखाया था कि ये एक प्रोग्राम पहले से इसके अंदर इंक्लूड है, तो हम इस प्रोग्राम को जो है वो रन करके देख लेते हैं ताकि आपको प्रोग्राम रन करना भी आ जाए। तो आप ऊपर से देखिए, ये बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो इस प्रोग्राम को जो है वो ऑलरेडी उसने लिख के रखा हुआ था, हम इसको जो है वो रन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात भी ख्याल रखनी है कि ये सबसे नीचे हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन उसने दी हुई होती हैं। मसलन F1 में आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं, F2 से आप सेव कर सकते हैं, F3 से आप ओपन कर सकते हैं, Alt F9 से आप कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल का आपको पता है कि आपका प्रोग्राम जो है जब कंपाइल होता है तो उसके जो है वो सारे जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो होते हैं, और अगर कोई इसमें मिस्टेक हो तो वो जो है वो आपको मिल जाती है। तो हम जो है हमने मेन प्रोग्राम जो है वो रन करना है। कंपाइल आप चाहे पहले कर लें, Alt+F9 से आप इसे कंपाइल कर लें। ये कंपाइल होकर आपको बता देगा जी यहाँ पे ये सारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक कंपाइल हो गया, इसमें कोई वार्निंग या कोई एरर जो है वो नहीं है। लिहाजा आपको ये सभी बटन प्रेस करके इसे ओके कर दें, और ओके करने के बाद हमारे पास रन में आके जो है Ctrl+F9 ये की नीचे नहीं दिखाई गई हुई थी, आप इसको याद कर लें क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बार बार जो है पेश आएगी। तो आप फिर ये काम कर सकते हैं कि Ctrl+F9 या यहाँ पे रन पे आके जो है वो इसे क्लिक कर दें। तो ये प्रोग्राम रन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो है वो आउटपुट दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जो है अपना टर्बो C++ का जो कंपाइलर है या प्रोग्राम जो है हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके डायरेक्टरीज को सेट कर सकते हैं, और कोई एक सिंपल सा प्रोग्राम उसके अंदर लिख के जो है हम उसे रन कर सकते हैं। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोग्राम हमारे पास इंस्टॉल हो चुका हुआ है, अब हम प्रोग्राम को जो है वो रन करते हैं। मेरे पास टर्बो C++ जो है ये जो इंस्टॉल हमने किया था वो आ गया हुआ है। अब हम इसको जो है वो रन करते हैं। रन होने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो है कि बेसिक स्टार्टिंग स्क्रीन आ जाएगी। ये हमारे पास जो स्टार्टिंग स्क्रीन आ जाएगी, एक को मैं क्लोज कर देता हूं, और इसके बाद जो है आपने यहाँ पे स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक कर देना है। अगर आप कोई पुराना वर्जन या कोई और वर्जन ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपका ये वाली स्क्रीन जो है वो स्टार्ट कर देगा आपके सामने जो है। तो चूंकि हमने एक दफ़ा जो इसकी सारी सेटअप जो है वो सारा ठीक कर लिया हुआ है, तो अब हमारे पास जो है ये कुछ इस तरह से जो है वो आ रहा होगा। ठीक है जी, तो आपने ये जो हमारे पास ये जो बॉक्स आ रहा है, इसको मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा जो है वो स्मॉल साइज में कर लेता हूँ, और मैं थोड़ा इसे जो है वो जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें जो है ये ज़रा सारी चीज़ें अच्छी तरीके से नज़र आ रही हों। अब जी हम यहाँ पे जो है वो अपने प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं।
लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ बेसिक प्रोग्राम जो है जिसमें जस्ट हम प्रिंट एफ को जो है इस्तेमाल करना सीखते हैं वो आपको बताता हूं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था जी हमने अपने प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन कौन सी लिखनी है, पहले वो देख लेते हैं। हमने कहा था जी हमने लिखना है टैग हैश साइन जी हमने लिखना है, आगे स्पेस दिए बगैर हमने इंक्लूड लिखना है, ये हमने इंक्लूड लिख लिया, आगे स्पेस देनी है, आगे हमने जो है वो स्मॉलर का जो साइन है वो यूज करना है, लेस देन का साइन जो है वो यूज करना है, आगे लिखना है stdio.h जो है। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ ये क्या होती हैं, फिर आगे मैं आपको लेके चलूंगा। दूसरी लाइन क्या बताई थी आपको मैंने, आपने फिर जो है वो हैश का साइन लिखना है, आगे इसी तरह से आपने लिखना है इंक्लूड, स्पेस देके आपने लिखना है लेस देन साइन, कॉन आयो आपने लिखना है और .h लिख के आप इसे भी क्लोज कर देंगे। और इसके बाद तीसरी जो मैंने आपको बताई थी, ये आपने लाइनें हमेशा याद रखनी, रट्टा लगा लेनी है आपने। जो आपने क्या करना जी, यहां पे लिखना है आपने void main, इस स्मॉल में देखें सारा कुछ मैं लिखता हूं, void main पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज जो कर देनी है, और आगे आपकी यहां से जो है बॉडी स्टार्ट भी हो जाएगी और एंड भी हो जाएगी। आप यहां पे जो है इस तरह से कर लें ताकि दरमियान में आप जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इतना स्ट्रक्चर आप जो है वो रट्टा लगा लें और इसको जो है वो आपने लिखना है। सबसे आखिरी जो आपका फंक्शन होगा वो हमेशा आपका गेट ch हुआ करेगा। ये बताता हूँ ये क्या काम करता है। ये आपका फंक्शन है एंड पे हुआ करेगा। स्टार्ट में आपका जो फंक्शन है आमतौर पे क्लियर स्क्रीन आता है, वो भी आपको बताता हूँ क्या करता है काम। जो पहले जरा देख लें कि आपकी ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये जो पहली दो लाइंस हैं ये क्या करती हैं। ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, आप यूं कह लें कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो पहले से बनी पड़ी हुई हैं, सी ने जो है पहले से बना के रखी हुई हैं। इनके अंदर कुछ फंक्शन हैं। कौन से फंक्शन हैं? जिस तरह ये फंक्शन है गेट ch जो है, और एक हमारे पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है। ये दो फंक्शन और इसके अलावा जो हमने दो फंक्शन मैंने आपको इनपुट और आउटपुट के बताए थे। कौन से बताए थे मैंने जी आपको? scanf और printf जो है। ये जो चार फंक्शन है असल में ये इन्हीं दो हेडर फाइल्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमने इन फंक्शन को इस्तेमाल करना होता है। ये दो हेडर फाइल जो है शुरू के अंदर जो है, ये दो हेडर फाइल जो है वो लाजमन इंक्लूड किया करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर इतना जो है आपने एक फंक्शन आप हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, और वो हमारे पास जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, ये यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये आपने जरूर लिख लिया करना है। ओके जी, हम एक बड़ी सिंपल सी प्रिंट एफ की जो है वो कमांड लिखते हैं, प्रिंट एफ, और हम इसके अंदर जो है कुछ बिल्कुल आपने हर जो है वो स्टेटमेंट के एंड के ऊपर जो है सेमीकोलन लगाया करना है। यहाँ पे देखें मैंने कहीं पे भी जो है सेमीकोलन नहीं लगाया पहले तीन स्टेटमेंट्स के अंदर जो है, लेकिन ये कर्ली बेसिस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ उन सब के एंड के ऊपर सेमीकोलन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके जी, तो हम यहाँ पे जो है कुछ लिख लेते हैं। लेट्स से प्रिंट एफ के अंदर ही हम जो है डबल कोड लिखेंगे। जो है ये हमने डबल कोड लिखा और इसके अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान, ये लेंज, तो ये स्पेस में ख़त्म कर देता हूँ। तो ये काम करने के बाद ही हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिख लिया। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है ना ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, गेट ch अभी रहने देता हूँ, ताकि आपको मैं ज़रा इसका फ़र्क बता सकूँ अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। ओके जी, तो यहाँ पे आके आप इसे जो है वो रन कर सकते हैं। रन के लिए आपके पास जो कमांड है वैसे हमने पहले कंपाइल करना होता है ताकि आपको एरर्स का पता चल जाए। Alt F9 जो है वो आपके पास जो है वो कंपाइल की है। जब आप ये काम करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कोई एरर नहीं है। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाके कुछ एरर्स भी मैं जानबूझ के इंक्लूड करूँगा और उसको फिर आपको जो है मैं एरर्स जो है वो हल करके भी बताने की कोशिश करूँगा कि एरर्स क्या थी और उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। ओके जी, तो हमने कोई एरर नहीं, हमने इसे जो है ओके कर दिया। इसके बाद आपने इसे रन करना है। जब भी आप प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग करेंगे आपको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। कंट्रोल F9 से आप इसे रन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया है। हम कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे, देखिए हमारी स्क्रीन अभी जा नहीं रही, ब्लैक स्क्रीन जो है। क्यों? क्योंकि हमने गेट ch का फंक्शन एंड पे इस्तेमाल किया हुआ है। गेट ch का फंक्शन ये कहता है जब तक आप कोई की प्रेस नहीं ना करेंगे मैं ये वाली ब्लैक स्क्रीन खत्म नहीं करूंगा। ये उसका मेन फंक्शन है। जैसे देखें, जैसे मैं कोई एक बटन प्रेस करता हूँ ब्लैक स्क्रीन खत्म हो गई। अगर एंड पे गेट ch का फंक्शन नहीं रखता, लेट्स से ये मैं खत्म कर देता हूँ, देखिएगा अब क्या होगा। अब मैं इसे रन करता हूँ उसी तरह से जी। क्या किया, पहले Alt F9 किया, ये आपको की नजर आ गई स्क्रीन के ऊपर जो है, कोई एरर नहीं है। ओके जी, और अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F9 करता हूँ तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ और साथ ही स्क्रीन बंद हो गई, ब्लैक स्क्रीन जो है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो है वो गेट ch का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, ये यहाँ पे गेट ch का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ तो आप देखें ब्लैक स्क्रीन आएगी और वो बंद नहीं होगी। अब देखिएगा जरा, Alt F9 और फिर उसके बाद जो है कंट्रोल F9। अब देखें ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो है आपका जो लिखा गया था वो देखें, सबसे पहले हमारा जो है वो पहला पाकिस्तान लिखा गया था, दूसरी दफा मैंने प्रोग्राम रन किया तो दूसरा पाकिस्तान लिखा गया, और फिर तीसरी दफा मैंने प्रोग्राम रन किया तो तीसरा पाकिस्तान लिखा गया हुआ है।
तो अब देखिए स्क्रीन मतलब बंद नहीं है आपकी, और ये गेट ch का फंक्शन का मेन काम है। तो कह रहे जब तक आप कोई करेक्टर नहीं देंगे मैं स्क्रीन को बंद नहीं करूंगा, गेट ch यानी गेट करेक्टर। अब मैं यहां से कोई बटन प्रेस करता हूं, ये स्क्रीन बंद होगी। अब मैं एक दफा फिर प्रोग्राम रन करता हूं, कंट्रोल F9 करता हूं, तो देखिए 4 दफा पाकिस्तान लिखा गया। अब ये पाकिस्तान लिखा जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा स्क्रीन के ऊपर जो है। फिर मैं बटन प्रेस करता हूं, यहां पे वापस आ गए। अच्छा जी, अब मैं यहां पे आपको बताता हूं जी, एस्केप सीक्वेंस की भी बात करते हैं। एस्केप सीक्वेंस यूज करता हूं, लेट्स से एंड। तो ये क्या काम करता है, ये आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आया करेगा। देखिए अब मैं प्रोग्राम रन करता हूं, पहले Alt F9 किया, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल प्लस F9 किया जो है, तो ये देखिए हमारे पास अब कर्सर हमारा यहां पे नीचे वाली लाइन में ब्लिंक कर रहा है। अब मैं प्रेस करता हूं, दोबारा करता हूं मैं फिर जो प्रोग्राम को रन, कंट्रोल प्लस F9 करता हूं, देखिए अब पाकिस्तान आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया हुआ है, क्योंकि उसने कर्सर नेक्स्ट लाइन में ले आया था। अब जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे आपका जो है जो होगा पाकिस्तान हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही आया करेगा, ये देख लें। अच्छा जी, अगर आपने इस स्क्रीन से जो है वो दूसरी आउटपुट वाली स्क्रीन पे आना हो तो Alt F5 प्रेस करके आप उस स्क्रीन पे आ सकते हैं, या आपको स्क्रीन के ऊपर की भी नजर आ रही होगी। तो इस तरह से आप अपनी आउटपुट विंडो और अपनी प्रोग्राम विंडो के अंदर जो है वो आप मूव कर सकते हैं Alt F5 प्रेस करते हुए जो है। तो अगर आप अपनी आउटपुट विंडो को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 दफा ऊपर पाकिस्तान और नीचे 2 दफा हमने पाकिस्तान देखा था कि प्रिंट हो चुका हुआ है। तो इसी तरह से आप इसको जो है मजीद प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हमने ये प्रोग्राम हमने 6 दफा रन किया है, 4 दफा ऊपर वाली लाइन में पाकिस्तान प्रिंट हुआ है, 2 दफा नीचे वाली लाइन में पाकिस्तान प्रिंट हुआ है। तो 6 दफा का जो आउटपुट थी हमारे पास वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर अभी भी पड़ी हुई है। अगर आपने इस आउटपुट को जो है स्क्रीन के ऊपर से खत्म करना हो तो फिर आप क्या करते हैं, यानी हर दफा जब प्रोग्राम की आउटपुट आए तो पिछली आउटपुट खत्म हो जाए और नई आउटपुट जो है आपको शो हुआ करे। इससे फिर आपको ये अंदाजा होता है कि हमारे किस प्रोग्राम की कौन सी आउटपुट जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने यहाँ पे जो है प्रिंट एफ से पहले जो है आपको क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा। याद रखिएगा ये फंक्शन हम जो है पूरा नहीं लिखते, CLR लिखते हुए हम इसको क्लियर स्क्रीन फंक्शन पढ़ते हैं। तो आप ये वाला फंक्शन लिख देंगे। अब देखिए मैं इसको जो है कंपाइल करता हूं और कंपाइल करने के बाद मैं इसे जो है वो रन करता हूं। देखिए अब सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ कर्सर आपका नीचे वाली लाइन में ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना भी पहले आउटपुट जितनी भी आउटपुट पहले यहां पे थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है, और अब जो हमने प्रोग्राम रन किया है सिर्फ उसकी आउटपुट जो है वो यहां पे लिखी हुई है। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये खत्म हो जाएगी जो है, जिस तरह हमने वो कहा हुआ है कि गेट ch का जो फंक्शन है आपका किसी भी की प्रेस करने के ऊपर जो है आपको वापस यहां पे ले आता है। ओके जी, इसके साथ अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से कोई एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करके उसकी वैल्यूज यहां पे ले सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब डिक्लेयर करने के लिए मैंने आपको तरीकेकार बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डाटा टाइप लिखनी है और उसके बाद आपने जो है वेरिएबल का नाम लिख लेना है। ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। अब अगर फर्ज कर लें वो आपको ये कहता है कि इस वेरिएबल को वैल्यू आपने अपने पास से देनी है। लेट्स से वो कहता है आपने एक वैल्यू जो है वो आपने 10 देनी, तो आप यहां से a=10 लिख के आगे सेमीकोलन लगा दें। तो ये हमने क्या कर लिया, इस लाइन में हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया हमने जो है डिक्लेयर किया है, और नीचे लाइन में हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया यहां पे हमने जो है। अब ये डिक्लेयर भी होगा, इनिशियलाइज भी होगा। अब मैं इसको जो है वो यहां पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। लेट्स से यहां पे मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। मैं यहां पे लिखता हूं फिर जो है द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, और यहां पे मुझे जो है वो यूज करना पड़ेगा, चूंकि ये इंटीजर है तो मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा %d का साइन जो है, जो कि हमारे पास था फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए जो है। तो आप ये लिख के जो है आगे फिर आप कॉमे के बाद जो है हमने जिस तरह इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके बाद आपकी वेरिएबल की लिस्ट आ जाएगी सारी जो है, और चूंकि हमारे पास वेरिएबल है ही एक तो हम एक वेरिएबल लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, हमने ए लिख दिया। अब क्या होगा, ये पहले ये इसी तरह से इंग्लिश लिखी हुई आएगी और उसके आगे जो है ना ये वैल्यू यहाँ पे जहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है वहां पे इसकी वैल्यू उठा के वो आपको शो करवा दिया करेगा। हम इसको जो है वो आउटपुट इसकी जो है प्रिंट करके देखते हैं। Alt F9 किया और कंट्रोल F9 किया तो हमारे पास अगर आप देखें तो अब आपको इसकी आउटपुट जो है दी वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मैं कोई की प्रेस करके वापस आता हूँ स्क्रीन के ऊपर जो है। अच्छा, यहाँ भी ये था कि आपने डिक्लेयर किया है और वैल्यू आपको दी गई है, लेकिन याद रखिएगा ज्यादातर प्रोग्राम में वो कहता है कि आपको वैल्यू नहीं अवेलेबल, आपने वैल्यू जो है वो यूजर से लेनी है। अगर आपने वैल्यू जो है वो यूजर से लेनी है तो फिर आपके पास जो इनपुट फंक्शन है आप उसका इस्तेमाल करेंगे, और इनपुट का जो है हमारे पास फंक्शन था वो था scanf। अच्छा जी दोस्तों, scanf लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपने याद रखना है कि आपने scanf, printf या इस तरह जितने भी आपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन लिखने हैं वो आपने हमेशा जो है वो क्लियर स्क्रीन के बाद लिखने करने फंक्शन जो है। यानी आप पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया करेंगे, उसके बाद आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा करेंगे और उसके बाद आप scanf का फंक्शन लिखा करेंगे। मैं यहाँ पे फर्ज कर लें scanf का फंक्शन लिखता हूँ और scanf का फंक्शन जो है
उसमें ये हमारे पास वही डबल कोट के अंदर प्रिंटेड स्ट्रिंग जो है। अब प्रिंटेड स्ट्रिंग में याद रखिएगा आपका क्या कुछ आ सकता है। इसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिकली हम यूज़ किया करेंगे अपने तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया करेंगे। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमारे पास आ जाएगा %d आ जाएगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साथ जो है वो हम वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। वेरिएबल का नाम जो है हमारे पास वो चूंकि a है, लेकिन आपको पता है कि हमने यहाँ पे सिंपल a नहीं लिखना, बल्कि उसके साथ हमने एंड साइन लिखना है। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों में scanf में और printf में यही फंक्शन फर्क है कि आप यहाँ पे जो है वो कुछ आउटपुट में कुछ स्ट्रिंग भी लिखते हैं, साथ उसके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिखते हैं, जबकि यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज जो है वो ये कि आप printf के अंदर a जो है उसे आप सिंपल a लिखते हैं, लेकिन scanf के अंदर आपने वेरिएबल के नाम के साथ जो है वो एंड साइन भी लिखना होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसको याद रखने से आपकी और भी बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी, जो आपकी एरर्स आती हैं वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा क्लियर स्क्रीन के बाद जो है हमें scanf का फंक्शन जो है फौरन चलेगा और वो हमसे वैल्यू मांग रहा होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वैल्यू किसकी देनी है और कब देनी है? तो उसके लिए फिर आप क्या किया करेंगे, याद रखिएगा, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि जब भी आपने scanf यूज करना है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में उससे पहले जो है आपने printf का भी फंक्शन एक यूज करना है। इस printf का फंक्शन का जो है कोई और काम नहीं होगा, सिर्फ ये बताना होगा कि अब आप किसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे एंटर करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने अगले प्रोग्राम में जाके जो है वो फर्ज कर लें कुछ प्रोग्राम हम करेंगे जहां पे हमने मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यूज लेनी होंगी। तो हम हर एक scanf से पहले एक printf यूज करेंगे और उसमें बता दिया करेंगे कि अब हम किसकी वैल्यू जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। मैं ये काम आपको यहां पे भी करके दिखाता हूं और नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम्स में भी जो है करके दिखाऊंगा। अब हम यहां पे लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए, आपको पहले ये printf होगा और आपको ये दिखाएगा जी आप जो है वो a की वैल्यू जो है वो एंटर करें, फिर आप जो है वो आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, आप a की वैल्यू एंटर करेंगे और फिर ये वाला printf जो होगा ये हमें उस a की वैल्यू को जो है वो शो करवा देगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और रन करके जो है अब मैं इसको जो है वो आपको इसका आउटपुट जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। Alt F9 किया हमने जो है वो कंपाइल कर लिया, Ctrl F9 करके हम इसे रन करते हैं। अब देखें, ये जो हमने printf किया था ना उसके वजह से हमारे पास ये सामने आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a। अब यहां पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, ये scanf की वजह से ब्लिंक कर रहा है, जिस तरह हमारे पास get ch की वजह से ब्लिंक करता है ना, वो भी हमारे पास इनपुट फंक्शन है, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे वो scanf की वजह से जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ एंटर कर देते हैं। लेट्स से मैं 65 एंटर कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूं। अब ये दूसरा जो है हमारे पास printf का फंक्शन चला और उसने क्या कर दिया, उसने हमें जो है वो 65 वैल्यू जो है वो यहां पे शो करवा दी। ओके जी, अब हम जो है हमें उम्मीद है कि अब हमें समझ आ गई है printf और scanf को हमने किस तरह जो है वो यूज़ करना है। याद रखिएगा, scanf की जो प्रिंटेड स्ट्रिंग है हमारे पास, उसमें मेनली जो हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ हम जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और उसके जो आउटपुट हमने शो करवानी होगी उसके लिए हम क्या किया करेंगे, scanf से पहले एक printf यूज़ किया करेंगे जो हमें ये शो करवा दिया करेगा। अच्छा, फर्ज कर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल जो है वो इकट्ठे डिक्लेयर करता हूँ, int a, और अगर आपने इकट्ठे डिक्लेयर करने हो तो आप उसी तरह कॉमा लगा के साथ b लगा के यहाँ पे आप जो है उसे एंड स्क्रीन कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, एंड स्टेटमेंट कर देंगे। अब आप जो है वो यहाँ पे ये काम करते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ a, आपने यहाँ पे जो है वो a की वैल्यू एंटर कर ली। अब यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आप b की वैल्यू भी जो है वो एंटर करें, ठीक है जी। तो अगर आपने b की वैल्यू जो है वो भी एंटर करनी है तो हम जरा इसे जो है, ये हमारे पास जो है वो हेल्प में आ गए, वापस आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है, और इससे जो है वो यहां से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जो है दोबारा ना लिखना पड़े। हम सिर्फ उसके अंदर जो बी को जो है वो एंटर कर लेंगे। यहां पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ये लें जी, हमारे पास ये पेस्ट हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे जी, यहां पे हम कर देते हैं सिर्फ बी, ठीक है जी, और यहां पे हम रीड भी बी कर लेंगे। ओके हो गया जी। और यहां पे हम जो है वो वैल्यू फिर प्रिंट एफ हमने लिखा हुआ है, एक प्रिंट एफ हम और लिख लेते हैं, यहां से हम कॉपी करके जो है इसे पेस्ट कर लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू जो है वो बी की प्रिंट करवा देंगे और यहां से हम इसे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम जस्ट क्या करते हैं, सिर्फ बी की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। अब देखें जरा, ये मैं बता रहा था आपको कि scanf अगर आप दोनों इकट्ठे लिख देते तो आपको कब पता चलना था जी, पहले a की वैल्यू एंटर करनी है और फिर b की करनी है। अब ये जो printf हमने scanf से पहले लिखा है ये आपको बता रहा होगा भाई आपने पहले a की वैल्यू एंटर करनी है और फिर आपने b की वैल्यू जो है वो एंटर करनी है। ओके जी, तो हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को जो है कंपाइल कर लेते हैं, देख लेते कोई एरर तो नहीं है, और फिर हम इसको जो है वो रन कर लेते हैं। अब देखें, एंटर द वैल्यू ऑफ a। अब यहां में मैं a की वैल्यू एंटर करता हूं।
अब वो मुझसे पूछा जी आप, और उसने क्या किया, जब मैंने 45 एंटर किया तो उसने जाके स्कैनएफ ने 45A में स्टोर करवा दिया। अब मैं यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ 78। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या करेगा, वो जाके से जो है वो उसमें स्टोर करवा देगा बी के अंदर जो है। और अगर आप इस यहाँ पे जो प्रिंट एफ जो है, दो हमने इस्तेमाल किए थे, इनको देखें तो ये देखें एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, चूंकि हमने जो है वो \n नहीं इस्तेमाल किया, इसकी वजह से हमारे पास वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। सिर्फ मैं इतना ही काम करता हूँ कि यहाँ पे आके जो है इस प्रिंट एफ के अंदर जो है एक \n जो है वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। और अब इसे दोबारा से कंपाइल करके दोबारा से इसे रन करता हूँ और इसमें वैल्यू शो करवाता हूँ 45 और फर्ज कर लें 78। अब देखें आपको जो है वो दो लाइनों के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। तो उम्मीद है अब आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके साथ साथ जो है खास करके एस्केप सीक्वेंसेस की जो है वो समझ आ गई होगी। और उसके साथ साथ आपको जो है ये भी पता चल गया होगा कि हम किस तरह से जो है गेट ch फंक्शन और क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। ये आपके हमेशा जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल हुआ करेगा और गेट ch हमेशा एंड पे आया करेगा। और जब भी आपने स्कैनएफ यूज करना है उससे पहले आपने प्रिंटएफ लाजमा इस्तेमाल किया करना है, जो कि हमें ये बताया करेगा कि आप इस स्कैनएफ के अंदर किसकी वैल्यू लेना चाह रहे हैं। तो ये हमें चीज़ उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जो है एक प्रोग्राम जो है वो समझाता हूँ। और प्रोग्राम हमारे पास ये, मैं स्टेटमेंट अभी चले इसकी बोल के आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम ये है कि आपने ये पेपर्स के अंदर आया हुआ है, आपने क्या करना है जी, आपके पास जो है वो 4 वेरिएबल्स हैं, आपने 4 वेरिएबल्स की वैल्यू यूजर से लेनी है, ठीक है जी। और उसके साथ आपने क्या करना है कि उनको जो है वो सम भी करना है, उनका आपने जो है प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और उसके साथ साथ आपने उनकी जो है वो एवरेज भी फाइंड करनी है। ये मेन काम है हमारे पास जो है। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने जो है वेरिएबल्स जो है उनको कितने वेरिएबल्स जो है वो लेने हैं और कितनी हमने जो है वो वैल्यूज वो डिक्लेयर करवानी है। इसके लिए मैं आपको ये काम करता हूँ, मैं पहले आपको जरा स्टेटमेंट पे लेके आता हूँ ताकि आपको वेरिएबल्स का पता चले और फिर उसके बाद मैं आपको अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो लेके आता हूँ। तो इस फाइल के अंदर हमारे पास जो है ये कुछ प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। इन प्रोग्राम्स की मैं कुछ आपके साथ स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और फिर मैं उनको जाके वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, पहला प्रोग्राम जो है हमारे पास वो ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 4 नंबर्स एंड कैलकुलेट द सम एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर जो है। अच्छा, यहाँ पे एक तकनीक जो है वो आपने और सीखनी है और वो ये है कि आपने वेरिएबल्स कितने लेने हैं और कितने डिक्लेयर करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जो है। तो उसके लिए आप सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे देखें पहले प्रोग्राम को, अगर आप देखें राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 4 नंबर्स, यानी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको 4 नंबर चाहिए, तो हमें 4 वेरिएबल तो उसके लिए चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें उसने क्या कैलकुलेट करना है, उसने कैलकुलेट करना है सम, एवरेज और प्रोडक्ट। तो 3 वेरिएबल हमें इसके लिए चाहिए, एक सम के लिए, एक एवरेज के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। तो इस लिहाज से हमें जो है वो टोटल 7 वेरिएबल इसके अंदर चाहिए। अच्छा, अगर हम अगला प्रोग्राम जो है वो पढ़ते हैं, उस प्रोग्राम में ये है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर इन सेल्सियस, यानी सेल्सियस स्केल के अंदर जो है, सेंटीग्रेड के अंदर जो है वो आपका टेम्परेचर ले और कन्वर्ट कर दे इसको फॉरेनहीट के अंदर जो है। तो अब देखिए यहां से आपको क्या समझ आई कि हमें 2 वेरिएबल चाहिए। 2 वेरिएबल क्यों चाहिए? एक वेरिएबल जिसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे सेंटीग्रेड के अंदर जो है, और दूसरा वेरिएबल हम लेंगे फॉरेन हीट का, जिसमें हम जो है इस सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करके उसका आंसर जो है वो फॉरेन हीट में स्टोर करवा देंगे और उसको फिर हम जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है आउटपुट के तौर पर शो करवा देंगे। इसी तरह में जो है अगर एक प्रोग्राम, ये जो 5वां प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस फ्रॉम यूजर। अब देखिएगा यहां से मैं समझ आ गई हमने यूजर से रेडियस लेना है, एक वेरिएबल ये है, एंड कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब देखें 2 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, एरिया कैलकुलेट करना है और सर्कमफ्रेंस करना है। तो हमने टोटल वेरिएबल कितने लेने हैं? फिर यहां पे 3 वेरिएबल लेनी है। एक रेडियस के लिए जिसमें हम यूजर से रेडियस लेंगे, एक हमने एरिया के लिए जो है कोई एक वेरिएबल, चाहे एरिया ले लें चाहे ए ले लें, और एक हमने सी लेना सर्कमफ्रेंस के लिए, या हम उसे सी या आर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें समझ आ गई हमने यहाँ पे जो है वो 3 वेरिएबल्स लेने हैं, जिससे हमें फिर क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है हमारा ये काम हल हो जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा कई दफा ये होता है कि आपको प्रोग्राम में जितने वेरिएबल्स समझ आ रही होती है कि हमने 2 या 3 लेने हैं, कई दफा एक आधा वेरिएबल आपको एक्स्ट्रा भी लेना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा हम एक्स्ट्रा वेरिएबल आसानी से जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन पहले आपने ये समझना है कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ये कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने कितने वेरिएबल लेने हैं, ये पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम जो है वो फिर देखते हैं कि हमने वेरिएबल्स जो है अगर किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल की हमें जरूरत पेश आती है तो वो हमने किस तरह से डिक्लेयर करना है और हम उसे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारे पास एक प्रोग्राम था। अब जी हमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पढ़ी है, पहले वाले प्रोग्राम की, उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। हमने 4 वेरिएबल तो हमने यूजर से लेने थे, हम यहाँ पे ये कर लेते हैं एंटर, एक ए कर लेते हैं, एक बी कर लेते हैं कॉमा, एक सी और एक डी। 4 तो ये थे हमारे पास।
3 वेरिएबल मैंने आपको और बताए थे, और वो कौन कौन से थे? एक था सम और एक था हमारे पास प्रोडक्ट जो है, मैं इसको शॉर्ट में प्रोड लिख लेता हूं, और एक और था हमारे पास, वो था एवरेज। अब एवरेज को मैं यहां पे डिक्लेयर नहीं कर रहा, उसकी रीजन मैं अभी आपको समझाता हूं। एवरेज आपको पता है, जब आप एवरेज फाइंड करते हैं तो आप सम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो उससे आपकी एवरेज कैलकुलेट हो जाती है। तो आपको पता है जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आमतौर पर आपके पास इशारिये वाले जो है वो हिस्सों में आएगा, ठीक है जी, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जो मैंने आपको डाटा टाइप बताई थी, फ्लोट हम डिक्लेयर कर लेंगे एवरेज को, और शॉर्ट में मैं सिर्फ एवीजी लिख लेता हूं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने वेरिएबल डिक्लेयर करी। देखें अगर यहाँ पे टोटल काउंट करें तो 7 है, 4 ये हैं, 2 ये हैं और एक हमारे पास ये वेरिएबल है, तो 7 वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करना है। अब हमने यहाँ पे जो है वो करते हैं एंटर दी, यहाँ पे यूं कर लेते हैं एंटर दी 4 नंबर्स, हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और तकनीक समझाता हूँ, और वो तकनीक हमारे पास क्या है कि आप किस तरह से एक स्कैनएफ के अंदर जो है मल्टीपल वेरिएबल्स का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो आप ये जो प्रिंटेड स्क्रीन है, प्रिंटेड जो है स्ट्रिंग है डबल कोड के अंदर, आप इसमें जो है वो 4 वेरिएबल हमने यूजर से लेने हैं, 4 की वैल्यू हमने यूजर से लेनी है, 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लिख देंगे, क्योंकि चारों जो है वो इंटीजर है, तो हम चारों जो है वो इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिख देते हैं। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह से कॉमे के साथ जो है एंड ए एंड बी आपने कर लेने। मैं जरा स्पेसिस दे दूं ताकि जरा वाज़ेह नजर आ रहा हो मेरे, यहाँ पे कॉमे के साथ फिर हम क्या कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं जी एंड सी, और फिर कॉमा लगा के हम जो है वो कर लेते हैं एंड डी। अब ये आपका एक स्कैनएफ जो है ये चारों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कहा है प्रिंटएफ में क्या कहा है, एंटर दी 4 नंबर जो है कि आप 4 नंबर एंटर करें। तो आप नंबर एंटर करके एंटर प्रेस करते जाएंगे, तो एक दफा पहला नंबर लिख के एंटर करेंगे तो वो ए में स्टोर करवा देगा, दूसरा नंबर लिख के एंटर करेंगे बी में स्टोर करवा देगा, तीसरा नंबर लिख के एंटर करेंगे सी में स्टोर करवा देगा, और चौथा नंबर जब लिख के एंटर करेंगे तो वो डी में स्टोर करवा देगा। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने एक प्रिंटएफ और एक स्कैनएफ की मदद से 4 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा ली। ये हमने कैपिटल लिखा हुआ है, ये हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है लैंग्वेज सारी। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना था, इसके बाद हमारे पास जो मजीद काम थे वो ये थे कि हमने सम कैलकुलेट करना था। सम आपको पता है हम किस तरह से करते हैं, आम मैथमेटिक्स में हम किस तरह करते हैं, ये जो चारों नंबर्स हैं जो हमने जो वैल्यूज हमें दी गई उनको सम कर दें। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी आपने बड़ा सिंपल सा लिखना है, सम इक्वल टू ए, आगे लिखेंगे प्लस, आगे लिखेंगे बी प्लस सी और प्लस डी, और चूंकि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लाजमन है तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट यानी जो आपने जिस तरह लिखा है उसी तरह आपने लिखना है। चूंकि हमने यहाँ पे ऊपर पी आर ओ डी लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे पी आर और डी लिखूंगा। तो मैथमेटिक्स में हम किस तरह लिखते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला क्या है, चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पे स्टेरिक यूज करते हैं, ए स्टेरिक बी, स्टेरिक सी एंड स्टेरिक डी। ये देखें हमारे पास जो है ये चारों के जो है वो प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज। एवरेज के लिए फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, एवरेज। एक तरीकेकार तो ये है कि आप क्या करें, आप इसी तरह जिस तरह हमने सम में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखें, और इसको जो है पैरेंथेसिस में लिखने के बाद बटे में आप जो है वो इसे 4 से डिवाइड कर दें। और दूसरा तरीका क्या है कि आप आसान कर लें, सम डिवाइडेड बाय 4.0 जो है, 4.0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो इशारिये में आंसर लेकर आएगा, और हमें पता है कि हमने एवरेज को पहले ही जो है वो फ्लोट डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन जी हमारे पास ये काम हो गया। अब हमें जो है वो प्रिंट एफ जो है वो पता चाहिए 3, चूंकि हमने 3 जो है वो आउटपुट शो करवानी है। पहले में हम शो करवा लेते हैं, यहाँ पे कह लेते हैं सम जो है कि दी वैल्यू ऑफ सम जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे फिर हम सम लिख देंगे। ये देखें यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिखे हैं उनके साथ एंड साइन लिखा है, यहाँ पे जो वेरिएबल लिखेंगे उनके साथ हम जो है वो एंड साइन नहीं लिखेंगे। एक और प्रिंट एफ लिखते हैं और उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम कर लेते हैं जो है अपना प्रोडक्ट जो है उसको शो करवा लेते हैं। ठीक है जी, दी प्रोडक्ट सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं क्योंकि जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो वैसे ही आ जाएगा आपके पास जो है, दी प्रोडक्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम फिर लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, आप जो है वो एंड जो है वो एंड कर लेंगे साथ जो है बैकस्लैश एंड कर लेंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ही शो हो। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लिख के आगे यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट जो है कि हमारे पास प्रोडक्ट फिर यहाँ पे शो हो जाए। ओके जी, इसके आगे हम फिर क्या कर लेते हैं, हम एक और प्रिंट एफ लिखते हैं और उसमें क्या लिख लेते हैं, उसमें हम फिर एवरेज जो है उसको लिख लेंगे, आउटपुट कर लेंगे। ये लें जी, हम यहाँ पे कर लेते हैं एवरेज। तो जिस तरह यहाँ पे लिखेंगे उस तरह आपके पास याद आएगा। यहाँ पे फिर हम एक चीज़ मिस कर गए हैं, बल्कि 2 चीज़ें मिस कर गए हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके साथ साथ हम जो है एक स्लैश एन जो है वो मिस कर गए थे ताकि वो उसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत है, परसेंटेज डी जो है, और उसके साथ फिर हम जो है
स्लैश एन ना भी यूज़ करें, चूंकि ये आखिरी लाइन है तो इसलिए हमारा जो है कोई मसला नहीं है। अगर यूज़ कर भी लें तो फिर भी कोई इशू नहीं, यूज़ करेंगे तो आपका कर्सर जो अभी ब्लिंक कर रहा है ये नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक कर रहा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उसी लाइन में ब्लिंक कर रहा होगा। अभी मैं नहीं यूज़ करता उसी लाइन में देखिए ब्लिंक कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं फिर फाइंड कर लेता हूँ एवरेज जो है। लें जी, ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। एंड पे गेट सी एच, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मैं इसको जो है वो कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कोई एरर है जी। हमारी एरर कोई नहीं आ रही, चलें अच्छी बात है। लेकिन जब आएगी वो भी बड़ी अच्छी बात है, चूंकि हमें फिर उससे बड़ी से सारी लर्निंग होती है। चलें कुछ प्रोग्राम में फिर आगे जाके हम जो है वो कुछ खुद से एरर डाल के जो है उनको मैं रेक्टिफाई करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। अब हम कंट्रोल F9 करते हैं। अब ये देखें, एंटर द 4 नंबर्स। मैं यहाँ पे 2 3 4 नंबर जो एंटर करता हूँ। 1 ये एंटर कर दिया, फिर 2 फिर एंटर प्रेस कर दिया, फिर 3 फिर एंटर प्रेस कर दिया, फिर 4 फिर एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर आप देखें दी वैल्यू ऑफ सम क्या हो गया, हमारे पास 10 आ गई। दी प्रोडक्ट जो है हमारे पास 24 आ गया। एवरेज जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही है। उसकी रीजन आप समझिएगा, ये चले एक एरर आ गई, ये हमारे पास जो कुछ लॉजिकल टाइप की एरर है। ठीक है जी, रीजन क्या है, आप इसे जो है लॉजिकल टाइप पे भी आप कंसिडर कर लें। इसे जो है उसकी रीजन ये है कि एवरेज हमारे पास चूंकि फ्लोट था तो हम यहाँ पे फिर जो है परसेंटेज F लिखेंगे। अब हम इसको जो है दोबारा जो है कंपाइल करते हैं और फिर हम कंट्रोल F9 करके इसे रन करते हैं। अब देखिए मैं नंबर एंटर करता हूँ 2 3 4 एंड 5। अब देखिए अब हमारे पास एवरेज का जो है वो आंसर आ रहा है। चूंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो गलत लिख दिया था, इसलिए फिर मुझे यहाँ पे जो है वो 0 दिखाना शुरू कर दिया। और चूंकि देखिए मैंने एवरेज वाले प्रिंट एफ के अंदर मैंने /n नहीं यूज़ किया था, इसलिए आपका कर्सर जो है उसके आगे ही ब्लिंक कर रहा है। तो यही फ़र्क था आपका जो है एक आम जो हमारे पास होता है जो आपका जो /n आप यूज़ करते हैं तब आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ब्लिंक कर रहा होगा, और अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो फिर उसी लाइन के अंदर ब्लिंक कर रहा होगा। तो उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। ये भी बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था। अब हम आगे जो है जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं उनको हल करते हैं, और उनको हल करने के बाद जो है फिर अपने जो है सारे प्रोग्राम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब जो अगला प्रोग्राम है हमारे पास वो देख लेते हैं। अगला प्रोग्राम हमारे पास ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स हीट इनटू फॉरेन हीट, जो है यानी इसको कन्वर्ट कर दे वो जो है फॉरेन हीट के अंदर जो है। और ये फार्मूला में दिया गया हुआ है 9 और 5 मल्टीप्लाई बाय C, और इसके अंदर हम जो है +32 हमने करना होता है। यहाँ पे जो है कुछ ठीक नहीं लिखा गया, टाइपिंग एरर है, तो +32 हमने करना है इसके अंदर जो है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इसको जो है यहाँ से पहली बात समझ लें कि हमने वेरिएबल कितने लेने हैं। वेरिएबल्स हमें 2 चाहिए, ठीक है जी। एक हमें सेल्सियस के लिए चाहिए और एक हमें फॉरेन हीट के लिए चाहिए। आज जी हम आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर जो है। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको जो है टर्बो को। यहाँ पे जरा फुल स्क्रीन मोड में हम आ जाते हैं। एक प्रोग्राम मैंने चूंकि सेव किया हुआ है वही हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। वो न्यू ओपन कर रहे हैं, हमारे पास वही आ रहा है। अब जी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा शुरू से जो है। शुरू से किस तरह हमें स्टार्ट करना है, मैं सारा खत्म कर देता हूँ और आपको शुरू से लिख के जो है वो दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से जो है ये सारा लिखना है जी। पहली बात, हमने कितने वेरिएबल लेने हैं। चूंकि मैंने कुछ आपको लाइन्स पहली 2-3 कही हुई है कि वो आपने याद रखनी है, जुबानी जो है वो हमारे पास वही लिखी हुई है, उनको मैं बार बार नहीं लिख रहा, वो आपने याद कर लेनी है। पहले इंक्लूड्स stdio.h, इंक्लूड conio.h जो है, वाइड मेन ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट जो है, और क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन जो है। अब जी हमने वेरिएबल्स 2 लेने हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल्स हम फ्लोट टाइप के ले लेते हैं। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर आपके पास अगर सेल्सियस के अंदर है तो वो भी इशारे में आप एंटर कर सकते हैं, और फॉरेन हीट में भी आप जो है वो आपके पास इशारे में आ सकता है। तो ज़्यादा चांस होते हैं फॉरेन हीट में आपके पास इशारे में ही आएगा, इसलिए हम फिर दोनों के लिए क्या करते हैं, C हम करते हैं सेल्सियस के लिए जो है, और F हम कर लेते हैं फॉरेन हीट के लिए जो है। तो ये हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिख लिया, ओके हो गया हमारे पास जो है। अब हमने क्या करना है, हमने चूंकि प्रोग्राम में कहा गया था कि आपने यूजर से जो है वो सेंटीग्रेड या सेल्सियस की वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हम असल में scanf यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन scanf के साथ हमें क्या यूज करना पड़ता है, printf। इसलिए मैं फिर पहले printf लिखता हूं, printf, और अब मैं यहां पे जो है लिख लेता हूं कुछ भी, एंटर द वैल्यू ऑफ C या सेंटीग्रेड आप कह रहे हैं, या सेल्सियस, कुछ भी कह लें इस तरह से जो है। इसके साथ फिर मैं यूज करता हूं scanf, जो कि जो वैल्यू एंटर करेगा यूजर जो है उसको जो है वो रीड कर लेगा। आप देखेंगे यहां पे भी आप ध्यान रखेंगे, इस एंटर को आप सर चाहे सिंपल यूज कर लें, लेकिन अगर आप जो है इसके साथ कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहां पे /n कर दें। यानी /n से क्या होगा कि आपका फिर जो है वो आपको कर्सर जो ब्लिंक करेगा वो नेक्स्ट लाइन में कर रहा होगा। लेकिन अगर आप आगे करना चाह रहे हैं फिर ना यूज करें, हम आगे कर लेते हैं, हम इसे इस तरह से ही रहने देते हैं। ओके जी, तो हम scanf पे आते हैं, और scanf में आके फिर हम जो है
अब यहाँ पे बाकी काम जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं जी। पहले हमने प्रिंटेड स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट लिखना था या स्ट्रिंग लिखनी थी, उसके अंदर हम क्या करते हैं सिर्फ जी फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कौन सा यूज करेंगे, %d नहीं जी, हम %f यूज करेंगे। रीजन क्या है कि हमने फ्लोट टाइप की डाटा टाइप ऊपर इस्तेमाल की हुई है, इसलिए हम %f यूज करेंगे। और कॉमा यहाँ पे लिखने के बाद जो है हम एंड जो है वो c कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पहला वेरिएबल है c है, इसकी वैल्यू हमने यूजर से लेनी है, वो हमने यूजर से वैल्यू ले ली। अब हमने क्या करना है, जो यूजर्स वैल्यू c के अंदर देगा उसको हमने कन्वर्ट करना है फॉरेन हीट के अंदर। जो है फॉरेन हीट f है हमारे पास, फॉर्मूला लिखने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था, f इक्वल टू, अब क्या करना था हमने जो है, हमने 9/5 था तो हम यहाँ पे 9.0 ताकि हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं, इसका काफ़ी सारी लॉजिक है इसकी अहम जो है, लेकिन मैं अभी उसकी तरफ नहीं जा रहा ताकि हमें डिटेल इतनी ना डिस्कस करनी पड़े और हमारा लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। इसलिए जब भी आपने जो है फ्लोट टाइप की वैल्यूज इस्तेमाल करनी तब आप जो है इशारे के साथ आंसर्स को लिखा करेंगे, या फार्मूलाज के अंदर नंबर्स को भी आंसर इशारे के साथ लिखा करेंगे। डिवाइडेड बाई 5.0 जो है हमारे पास आ जाएगा, और इसके साथ हमने क्या करना था, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई हमने कर देना था सी के साथ जो है, और इसमें क्या कर देना था, प्लस हमने कर देना था 32 जो है। अच्छा, आप यहाँ पे जो है ना वो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह आप मैथमेटिक्स में करते हैं। मसलन आप इन दोनों को जो है मैथमेटिक्स लिख लें पैरेंथेसिस के अंदर जो है, इस तरह से जो है। और अगर आप मजीद पैरेंथेसिस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पैरेंथेसिस जो है। पैरेंथेसिस इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपकी जरा क्लैरिटी आ जाती है चीज़ों के अंदर। पहले वो डिवाइड करेगा, पैरेंथेसिस का मतलब ये है, फिर वो सी से मल्टीप्लाई करेगा और जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देगा, और एंड पे आपका सेमी कॉलन जो है वो जरूर आएगा। अब हमने क्या करना जी, अब हमने ये करना है, हमने ये जो आंसर हमारे पास आया इसको हमने जस्ट प्रिंट करवा देना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कह देते हैं, ये आ गया हमारे पास, हम यहाँ पे कह देते हैं द टेम्परेचर इन फॉरेन हीट जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे हम अपने चीज़ें लिखनी है हमने अपनी जो है, और क्या लिखनी है हमने जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी % आपका क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, ओके जी। और हम इसके बाद जो है वो फिर कर देते हैं काम, यहाँ पे आपका ये प्रिंट करवा देते हैं f जो है, तो यहाँ पे एंड साइन नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल f आ जाएगा। ये ले जी हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं और वैल्यूज एंटर करने की कोशिश करें। एंटर द वैल्यू ऑफ c, यानी सेंटीग्रेड की वैल्यू आप एंटर करें। फर्ज कर ले मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 45.6 जो है, ये फर्ज कर लें आज का टेम्परेचर है और ये मैंने एंटर कर दिया। तो अब देखिए उसने क्या किया, टेम्परेचर इन फॉरेन हीट जो है हमारे पास उसने हमें शो करवा दिया 114.07999994 जो है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है इस तरह से हल हो जाएगा। अच्छा, इससे जो अगला प्रोग्राम है जिसमें आपने क्या करना था कि आपने जो है फॉरेन हीट एंटर करवाना है और उसका जो है आपने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, फार्मूला मैंने अभी आपको वहां पे दिखा देता हूं। तो वो प्रोग्राम अलबत्ता आपने खुद करना है, ठीक है जी। तो आपने उसे हल करना है और हल करने के बाद जो है आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप तीसरा प्रोग्राम देखें तो इसमें वही कहा गया हुआ कि आपने टेम्परेचर जो है वो यूजर से लेना है और उसको कन्वर्ट कर देना आपने सेंटीग्रेड या सेल्सियस के अंदर जो है। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपने इस फार्मूले को जस्ट जो है अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना है और लिखने के बाद जो है आपने इसे हल कर देना है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा था उस तरह आपने यहाँ पे ये फार्मूला लिखना है, बस आपने कन्वर्ट कर देना है। पहले आपने सी की वैल्यू यूजर से ली थी और एफ का फार्मूला कैलकुलेट किया था, अब आप एफ की वैल्यू यूजर से लेंगे और सी की जो है वो आप आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगला जो प्रोग्राम है वो बड़ा सिंपल सा है। इन दोनों प्रोग्राम्स को मैं जरा कोशिश करता हूँ इकट्ठे ही हम हल कर लें। पहला प्रोग्राम जो है वो ये है कि आप यूजर से जो है वो इनपुट लें रेडियस और क्या करें उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस जो है कैलकुलेट करें। थोड़ी सी मैं स्पीड जरा करता हूं ताकि हमारा लेक्चर जो है बहुत लेंथी ना हो जाए। और दूसरा प्रोग्राम हमारे पास ये है कि यूजर से दो नंबर्स आपने लेने हैं और आपने इनकी वैल्यूज जो है वो एक्सचेंज कर देनी है। लेट्स से x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 20 थी, तो क्या हो जाए x की वैल्यू 20 हो जाए और y की वैल्यू जो है वो 10 हो जाए। तो आपने वैल्यूज जो है वो पहले भी शो करवानी है। द प्रोग्राम शुड डिस्प्लेस द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स बिफोर एंड आफ्टर एक्सचेंज, यानी बिफोर और आफ्टर दोनों आपने वैल्यू जो है वो शो करवानी है। ओके जी, अब हम इन दोनों प्रोग्राम्स को जो है वो हल करते हैं। मैं जरा टर्बो C++ को दोबारा स्टार्ट कर लेता हूं और अब हम जो है यहाँ पे वही एक जो हमारे पास फाइल बनी है उसको ओपन कर लेते हैं। अब जी हमने क्या करना जी, पहला हमारे पास जो प्रोग्राम था वो ये था कि आपने यूजर से जो है वो एरिया लेना है, सॉरी रेडियस लेना है। रेडियस के लिए मैं वेरिएबल यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, r कर लेता हूँ जो है।
ठीक है जी। और आपने कैलकुलेट क्या कुछ करना था, आपने सर्कमफ्रेंस और एरिया कैलकुलेट करना था। तो मैं यहाँ पे फ्लोट कर लेता हूँ क्योंकि ये आपके पास पता है आपको कि ये शारिये में जो है इनके आंसर आ सकते हैं। तो हमें ये कंफर्म हो गया 3 वेरिएबल्स, और अब उन तीनों में से एक को हमने इंटीजर रख लिया और 2 के लिए हम जो है वो ये काम कर लेते हैं, हम उसको फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके जी, क्लियर स्क्रीन का हमने फंक्शन यूज कर लिया। यहाँ पे जो है हमने अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने यूजर से जो है प्रिंट एफ के अंदर, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखी हुई है पहले से, जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ था उसी की पड़ी हुई है स्टेटमेंट्स, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो हम क्या करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ आर या रेडियस कह दें आप जो है, तो यूजर जो है वो क्या करेगा, वो वैल्यू आर की जो है वो एंटर करेगा। तो यहाँ पे आपने रीड भी आर कर लेना, स्कैन एफ में भी फिर आप एंड आर लिखेंगे। ओके जी, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है 2 पाई आर स्क्वायर जो है हमारे पास, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू 3.14 और मल्टीप्लाई आपने क्या करना था, पाई आर स्क्वायर था आर, और आर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना, आसान तरीका जो सबसे वो ये है कि आप एक दफा फिर आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और दूसरा आपने क्या फाइंड करना था, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था। सी हमने इसको जो है रखा हुआ है, उसका नाम जो है इक्वल टू 2 पाई आर है हमारे पास जो है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है जी, 2 को हम 2.0 कर लेते हैं ताकि हमें जरा वो क्लियर इशू ना हो। और उसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, किससे जी, आर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास दोनों फॉर्मूले लिखे गए जो है। अब हमें प्रिंट एफ के अंदर जो है यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ जो है यहाँ कर लेता हूँ मैं एरिया। ठीक है जी, वो हमारे पास ये आ जाएगा, इस यहाँ पे हमारे पास एफ आ जाएगा चूंकि वो जो हमारे पास फ्लोट के अंदर है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ए जो है। एक और प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं जो है उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे चले मैं डायरेक्ट ही सर्कमफ्रेंस लिख लेता हूँ, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास परसेंटेज एफ ही आ जाएगा दोबारा से जो है, और यहाँ पे हमारे पास कॉमे के बाद हम जो है वो लिख लेते हैं फिर सी, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस था। ओके जी, तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। अब हम इसे जो है वो रन करते हैं, एरर कोई नहीं है हमारे पास जो है। हम दोबारा इसे जो है रन करके एंटर द वैल्यू ऑफ जो है रेडियस ऑफ आर जो हम लेट्स से मैं रेडियस कहता हूँ, हमारे पास जो था 4 था। अब यहाँ पे आपने ये डिसाइड कर लेना, अगर तो आप रेडियस इशारिये में देना चाह रहे हैं तो फिर आप रेडियस को भी फ्लोट डिक्लेयर कर लें, और अगर आप रेडियस जो है वो कंप्लीट देना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको जो है इंटीजर रखते हैं, इसी तरह से आप उसकी वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं। ओके जी, एंटर करते हैं। तो अब देखें दी वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया की वैल्यू उसने 50 काउंट कर दी है, और सर्कमफ्रेंस हमारे पास जो है वो 25 आ रहा है। ठीक है जी, और ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, और उसकी रीजन वही है जो हम पहले मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि क्या था इशू जो है, वो इशू ये था कि हमने यहाँ पे स्लैश एन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया था। अब Alt F9 करके और कंट्रोल प्लस F9 करता हूँ, यहाँ पे एरिया 5 देता हूँ, तो अब देखिए वो आपकी नेक्स्ट लाइन में जो है प्रिंट होकर आ गया हुआ है। ओके जी, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हमने क्या करना था, हमने जो है कुछ प्रोग्राम जो है वो लेने थे, और 2 वेरिएबल्स लेने थे, और उनकी जो है वो हमने वैल्यू आपस में एक्सचेंज करनी थी। 2 वेरिएबल्स हम पहले ले लेते हैं, इसको जो है मैं ज़रा ये क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ें पहले जो लिखी हुई हैं। 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, लेट्स से मैं कह लेता हूँ x और y, ये 2 वेरिएबल्स हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पे प्रोग्राम की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए, लेकिन एक्चुअली प्रोग्राम को हल करने के लिए, प्रोग्राम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए। एक मैं और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से टी उसका नाम रख लेता हूँ, टेम्प चले फर्ज कर ले, हम इसे कह लेते हैं, ये हमारे पास जो टेम्प का वेरिएबल है। अब क्या करना था, हमने जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन में यूज किया, उसके बाद हमने क्या करना है, स्कैन एफ हमने जो है वो करना है, स्कैन एफ करते हैं, और यहाँ पे जो है हम यूजर से कहते हैं कि आप जो है पहले किसी एक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू या 2 नंबर्स आप जो है वो एंटर कर दें, इकट्ठी हम उससे ले लेते हैं यहाँ से। ओके जी, एंटर 2 नंबर्स जो है, और आपको पता है कि आप किस तरह से जो है स्कैन एफ में, सॉरी यहाँ पे ये प्रिंट एफ आपका आना था, चूंकि आपको पता है कि हमने पहले प्रिंट एफ यूज करना था और फिर हम स्कैन एफ यूज करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आके हम जो है स्कैन एफ यूज कर लेते हैं, और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम यहाँ पे इकट्ठी जो है वो स्टोर करवा लेंगे। ओके जी, यहाँ पे %d, और फिर हम %d लिख लेते हैं, चूंकि 2 वेरिएबल्स हैं, स्मॉल में लिखेंगे हम जो है, और कॉमे के बाद हम दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे ले आते हैं, यानी एंड x, चूंकि आपको पता है जब भी आपने स्कैन एफ यूज करना है तो वहां पे आपने एंड जो है वो साथ यूज जरूर करना है, और एंड y। अब ये क्या करेगा, जब 2 यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो एक x में स्टोर हो जाएगी और एक y में स्टोर हो जाएगी। और उसने क्या कहा था प्रोग्राम में, उसने ये कहा था कि आपने उनकी वैल्यूज पहले भी शो करवानी है, तो पहले शो करवाने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट एफ पहले 2 दफा कर लेते हैं, प्रिंट एफ और यहां पे हम कर लेते हैं
वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर एक्सचेंज है, तो हमारे पास यहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी बिफोर एक्सचेंज है। यहां पे हमारे पास उसका आ जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आ गया, और यहां पे हम वैल्यू जो है वो x की लिख लेंगे। इसी तरह हम इसे कॉपी करके जो है y की वैल्यू भी जो है प्रिंट कर सकते हैं। हम यहां से इसे जो है वो कॉपी कर लेते हैं, और इसी को हम चले बाद में भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे जो है पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट के लिए हमारे पास जो है वो शिफ्ट इंसर्ट है। चलें ओके जी, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करना है हमने, यहाँ पे y कर लेते हैं, और इस तरह यहाँ पे भी y कर देते हैं। ओके जी, ये तो हमारे पास हो गया, ये इतना काम जो है। अच्छा, अब जो है वो ये करना था आपने कि इनकी वैल्यू एक्सचेंज करनी है। आपने वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हुआ था। सिंपल सा तरीकेकार क्या है कि आप उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल के अंदर पहले x की वैल्यू रखवा दें। ये हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल के अंदर या t के अंदर x की वैल्यू, जो भी वैल्यू यूजर ने दी थी, लेट्स से 10 दी थी, तो वो हमने t में रखवा दी। और क्या करें आप जो है, अब x के अंदर आप y की वैल्यू रखवा दें। तो y की वैल्यू 20 थी, तो x के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया। और अब आपने क्या करना है, y में x की वैल्यू रखवानी थी। x की वैल्यू चूंकि हमने पहले t में रखवा दी हुई थी, अब y को इक्वल जो है हम t के कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, x की वैल्यू y में चली जाएगी और y की वैल्यू x में चली जाएगी। मैं फिर समझाता हूं आपको, पहले याद रख लें x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 20 थी। t में हमने रखवा दी x की वैल्यू, यानी t में 10 चला गया। x में हमने रखवा दी y की वैल्यू, यानी x 20 हो गया, और y में रखवा दी हमने t की वैल्यू, t जो कि 10 था वो उसमें फिर वो वैल्यू आ गई। तो इस तरह से इनकी वैल्यू एक्सचेंज होगी। अब एक्सचेंज होने के बाद हमने ये वैल्यू दोबारा से शो करवानी है, तो चूंकि मैंने प्रिंट एफ कॉपी किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। और अब उससे जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ओके जी, तो वैल्यू ऑफ x यहाँ पे अब हम कर देते हैं बिफोर की बजाय आफ्टर कर देते हैं। हम यहाँ पे आफ्टर एक्सचेंज जो है वो क्या हो जाएगी, आफ्टर एक्सचेंज जो है हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है हम जरा साथ स्लैश एन जरा सबके साथ यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो है वो आपको अलग अलग लाइन के अंदर जो है वो नज़र आ रहा हो। बैक स्लैश एन हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी बैक स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं। इस तरह हम यहाँ पे भी बैक स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, और एक दफ़ा मैं फिर जो है प्रिंट एफ को जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके जी, सॉरी नीचे पेस्ट करना था, लेकिन अब यहाँ पे हम जो है फिर बता देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू किसकी आ जाएगी, बल्कि 2 दफ़ा हो गया, एक दफ़ा हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे अब हम जो है वो वैल्यू बता देते हैं x y की, और यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर एक्सचेंज जो है। ओके हो गया जी, और यहाँ पे हम लिख देंगे फिर दोबारा वैल्यू y की, चूंकि ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया हुआ है, अब उनकी वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी होंगी, तो यहाँ पे हमें जो है वो फिर एक्सचेंज करके वैल्यूज दिखा देंगे। और आखिरी प्रिंट एफ में आपको पता है हम स्लैश एन ना भी यूज़ करें तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अब जी हम इसे रन करते हैं। ओके जी, कोई एरर नहीं है हमारे पास जो है। अब जी एंटर 2 नंबर जो है, अब देखिए मैं उस टाइम 10 और 20 ही करता हूँ। 10 एंटर करके मैंने एंटर प्रेस किया, फिर 20 करता हूँ, तो क्या हुआ, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10 और y की वैल्यू 20 होगी। और एक्सचेंज के बाद क्या हो गया, x की वैल्यू 20 होगी हुई है और y की वैल्यू जो है हमारे पास वो 10 होगी हुई है। यही इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी, और इसकी मदद से हमने जो है इसको जो है वो चेंज कर दिया है। लॉजिक फिर समझ लें, x की वैल्यू 10 दी है, y की वैल्यू 20 दी है, t में हमने x की वैल्यू रखवा दी, t 10 हो गया, x में हमने y की वैल्यू रखवा दी, x 20 हो गया, और y के अंदर हमने फिर t की वैल्यू रखवा दी, तो y 10 हो गया। तो ये हमने फार्मूला लगाया है, और इस फार्मूले की मदद से हमारे पास फिर ये वैल्यू एक्सचेंज होके हमारा ये प्रोग्राम भी जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। ओके जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के ऊपर। जो अगला प्रोग्राम हमारे पास ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 डिजिट्स नंबर, यानी हमारे पास जो है 3 डिजिट वाला कोई नंबर हो, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 573 जो है एक नंबर लिखा हुआ है, फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज इट इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूजर एंटर 573 इट डिस्प्लेज 375 जो है, यानी उसे रिवर्स करके वो दिखा दे। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है 2 चीजों का, 2 कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। पहले तो ये कि ये जो हमारे पास फर्ज करेंगे जो नंबर लिखा हुआ है 573, इसमें पता होना चाहिए जो हमारे पास राइट मोस्ट नंबर होता है ये आपका 1s कहलाता है, जो उसके बाद सेकंड 1 होता है हमारे पास ये आपका 10s कहलाता है, और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास 100 कहलाता है। यानी जिसे हम जो है वो जिस तरह उर्दू में जो हम कहते हैं जी ये हमारे पास इकाई का हिस्सा है, ये हमारे पास दहाई का हिस्सा यानी 10वां हिस्सा, 10 का हिस्सा है, और ये हमारे पास जो है सैकड़ा यानी 100वां हिस्सा जो है। तो हमने करना क्या है, करना ये है कि हमने ए के अंदर जो है वो वैल्यू रखवा लेंगे हम 5, यानी यहाँ से 5 किसी तरीके से उठा के ए में रखवा लेंगे। वो तरीका मैं अभी आपको समझाता हूँ।
और फिर बी में क्या रखवाएंगे 7 रखवा देंगे और सी में क्या रखवा देंगे 3 रखवा देंगे। ये स्टोर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, जब अपना नंबर प्रिंट करवाएंगे तो हम उसे ए बी सी की बजाय सी बी ए प्रिंट करवा देंगे, तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली 375 बन जाएगा। इसके लिए आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट जिसका पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास वो ये है कि आप डिवीजन किस तरह से करते हैं। डिवीजन के लिए आपको पता है कि हमारी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास जो है ये फर्ज कर लें 7 को हमने 2 से डिवाइड करना है, 7 हमारा डिविडेंड कहलाता है और 2 जो होगा हमारा ये डिवाइजर कहलाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो और हमारे पास बाकी जो है वो 1 बच जाएगा। तो ये जो हमारे पास ऊपर आंसर आ रहा है ये आपका कहलाता है कोशेंट। डिवीजन जब भी आप करते हैं तो आपके पास हमेशा आंसर में कोशेंट आता है। और अगर आपने रिमाइंडर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट तरीकेकार है सी लैंग्वेज के अंदर जो है। सिंपल डिवीजन से आप जो है कोशेंट आपके पास आंसर आ जाया करेगा और हमारे पास एक मॉडुलस ऑपरेटर है जिससे आपके पास रिमाइंडर आता है। तो अब हम इन दोनों ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम को हल करेंगे। अब इस प्रोग्राम में एक चीज और जो आपको समझानी है वो ये कि हमने वेरिएबल्स हमें कितने चाहिए। एक वेरिएबल तो वो होगा जिसमें पूरा नंबर रखवा लेंगे और 3 वेरिएबल हम ये ले लेंगे आसानी की खातर जो है, जिसमें पहला हिस्सा रखवा लेंगे ए के अंदर, दूसरा हिस्सा दूसरे के अंदर, तीसरा हिस्सा तीसरे के अंदर जो है। इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए अगर आपके पास जो 4 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर आता है तो आप उससे भी जो है इसी तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम जो है अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमें ये समझ आ गई कि हमने 4 वेरिएबल्स लेने हैं। अब उन 4 वेरिएबल्स की मदद से फिर जो है अपना सारा काम जो है हम करते हैं। ओके जी, ये प्रोग्राम हमने जो है वो एक यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। एक नंबर लेते हैं, एक n वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम नंबर रखवा लेंगे, पूरे का पूरा नंबर 3 हिस्सों का जो है, और 3 वेरिएबल हम ए बी और सी और ले लेते हैं जिनमें हमने एक एक हिस्सा उसका रखवाना है। क्लियर स्क्रीन का हमने फंक्शन यूज कर लिया और यहां पे हम प्रिंटफ में क्या करेंगे, एंटर 3 डिजिट नंबर जो हम कर लेते हैं, एंटर 3 डिजिट नंबर। ठीक है जी, यूजर क्या करेगा, वो 3 डिजिट का नंबर जो है वो एंटर कर देगा हमारे पास जो है, और उस 3 डिजिट के नंबर को हमने क्या करना है, हमने उसे n में स्टोर करवा लेना है। और n में स्टोर करवाने के बाद अब हम इसकी जो है वो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक हमारे पास क्या है, लॉजिक आपके पास 2 ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से आपने ये सारा काम करना है। पहला ऑपरेटर आपके पास डिवीजन का है जिससे आपका क्वेश्चन फाइंड होगा। लेट्स से आपने नंबर याद रखें कि हमारे पास जो नंबर था 573 था। अब आपने 5 कैसे अपने पास स्टोर करना है। अगर आप 573 को जो है वो 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, जाहिर बात है 573 है, पूरा 600 नहीं है, 500 है, तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाएगा, 573 में से रिमाइंडर आपके पास 73 बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये काम करते हैं, ए में 5 रखवाना है तो ए को इक्वल कर देते हैं, एक इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 100 जो है। तो इससे क्या होगा, आपका 5 वाला जो नंबर है वो ए में स्टोर हो जाएगा। इतना काम करने से क्या होगा, 573 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा, 5 आएगा, यानी ऊपर जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए में स्टोर हो गया। अच्छा, जो 73 हमारे पास बाकी बचा है नंबर, उसको भी हमने किसी में स्टोर करवाना है, उसको फिर हम उसी नंबर के अंदर यानी n के अंदर स्टोर करवाते हैं। n इक्वल टू, यानी अब n हमारे पास जो है वो 573 नहीं रहेगा, बल्कि जब हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो सिर्फ 73 हो जाएगा। तो हम कर देते हैं n इक्वल टू n, मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास ये परसेंटेज साइन होता है, इसको हम यूज करेंगे और इसे हम फिर जो है वो 100 से ही मॉडुलस करेंगे, यानी 100 से दोबारा हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 73 जो है वो फिर n में एज ए रिमाइंडर के तौर पे स्टोर हो जाएगा। अब b में हमने क्या स्टोर करवाना था, n अब हमारा 73 हो गया, 573 नहीं रहा बल्कि 73 हो गया। b में हमने 7 स्टोर करवाना था, तब हम क्या करेंगे, b इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। 73 था, 73 को 10 से डिवाइड करें तो 7 हमारा b में जाकर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, c के अंदर हमने क्या करना है, c के अंदर हमने 3 रखवाना है। तो हम क्या करेंगे, c इक्वल टू जो है यहां पे फिर कर देते हैं n मॉडुलस बाय 10 जो है, यानी मॉडुलस जब करेंगे 73 को जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, वो c में स्टोर हो गया। अब देखें आपके पास a, b और c जो है वो क्या हो चुके हुए हैं, वो हो चुके हुए हैं 375। हम चले इसे प्रिंट करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम तीनों को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे ये करते हैं जी दी नंबर बिफोर, इस तरह कर लेते हैं, दी नंबर बिफोर रिवर्स जो है, रिवर्स से पहले जो नंबर वो क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम नंबर कर लेते हैं, चूंकि 3 नंबर आने यहाँ पे जो है तो हमें 3% d जो है लिखने पड़ेंगे, तो हम 3% d लिख लेते हैं, a और आगे हम लिखेंगे कॉमा b और कॉमा c कर देंगे हम जो है। ठीक है जी, और इसके आगे हम जो है वो /n भी यूज कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट में आ जाए आपके पास जो है। और एक और हम जो है वो यूज कर लेते हैं
प्रिंट एफ की जो है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट एफ को जो है यहाँ से, ये एडिट पे जाके मैंने इसे कॉपी कर लिया। मैं इसलिए ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप भी इस ऑप्शन को जब बाद में इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पे आके मैं इससे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करना था, आफ्टर रिवर्स हमने लिखना है नंबर जो है, कि आफ्टर रिवर्स क्या होगा, आफ्टर रिवर्स जो है। अब हमने करना क्या है, सिर्फ इसकी जो है वो तरतीब चेंज करनी है। पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर आपके पास जो है बी आ जाएगा, और फिर आपके पास जो है वो ए आ जाएगा। ओके जी, हमारा जो है काम पूरा हो गया। अब हम जो है जरा इस प्रोग्राम को जो है वो रन करते हैं और रन करके अपना आंसर देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हमने Alt F9 किया और उसके बाद हमने कंट्रोल F9 किया। एंटर 3 डिजिट नंबर जो है, मैं वही नंबर एंटर करता हूं जिससे हमें अभी समझा है, 5, 7 और 3 जो है, ये लें जी। दी नंबर बिफोर रिवर्स जो है क्या है, 573 है, और नंबर आफ्टर रिवर्स क्या होगा, 375 हो गया। इसमें देखें लॉजिक हमने वही इस्तेमाल की है। मैं लॉजिक दोबारा आपको समझा देता हूं। जिस तरह हम डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे 573 को जो है, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, वो ए में रखवा दिया। बाकी हम n के अंदर जो है वो मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास 73 यानी उसका रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा। b को हमने 10 से डिवाइड किया, यानी 73 को 10 से डिवाइड किया तो b में क्या आ गया, 7 आ गया, और उसका रिमाइंडर क्या चाहिए हमें, 73 को 10 से आप अगर डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करना है मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से जो है, तो वो 3 आएगा, वो हमने सी में रखवा दिया। तो अगर आप सीधा लिखेंगे तो वो ए बी सी वही नंबर होगा, और अगर आप उसे उल्टा लिखना चाह रहे हैं तो सी बी ए आप उसे कर दीजिए। तो इस लिहाज से आपका ये जो सारा है क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन हम अगर इसे इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास जो 3 प्रोग्राम्स हैं उनको हम ज़रा इकट्ठा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, अब हम जो है वो इन 3 प्रोग्राम्स को इकट्ठा हल करने की कोशिश करते हैं। और ये 3 प्रोग्राम जो है हमारे पास वो क्या क्या हैं, इनको जरा आप ज़हन नशीन कर लें, ताकि जब हम उस टूल पे चले जाते हैं वापस जब यहाँ पे आ जाते हैं वो टूल थोड़ा सा जो है वो आपको एरर क्रिएट करनी शुरू कर देता है। इसलिए मैं आपको पहले बता के फिर उस टूल पे चला जाता हूँ। एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें आपने ये करना है, यूजर से एक नंबर लेना है और चेक करना है कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, इफ को यूज करते हुए। इसमें मैं आपको इफ भी समझा दूंगा। अगला प्रोग्राम ये है कि आपने ये चेक करना है कि एक यूजर से नंबर लें और चेक करें वो आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ये प्रोग्राम हो गया हमारे पास जो है। और जो तीसरा हमारे पास प्रोग्राम है वो ये है कि आपने यूजर से जो है कोई नंबर लेने हैं और नंबर लेने के बाद आपने ग्रेड शो करना। ग्रेड ये है, ये क्राइटेरिया आप जरा ज़हन नशीन कर लें, ना भी हो तो आपके पास ये स्क्रीन है, आप लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आप प्रोग्राम को जो है वो देख सकते हैं साथ साथ जो है। ग्रेटर देन 90 हो, इक्वल या ग्रेटर देन 90 हो तो ए, 80 से 89 तक हो तो बी, 70 से 79 हो तक हो सी, 60 से 69 तक हो डी, और बिलो 60 हो तो आपने एफ प्रिंट करना है। ये तीनों चूंकि इफ से होने थे इसलिए मैं इन तीनों प्रोग्राम को इकट्ठे जो है वो यहाँ पे लेके चलना चाह रहा हूँ। तो पहला प्रोग्राम ये है कि आपने इवन और ऑड जो है चेक करना है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है इवन और ऑड की। मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करेंगे जो है। यूजर से चूंकि आपने एक नंबर लेना है, ठीक है जी, और उसको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। ओके जी, हम यूजर से जो है कोई एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे ये फर्ज कर लें इंट ए हमने ले लिया, क्लियर स्क्रीन किया। हम यहाँ पे उसे कहते हैं कि आप एक नंबर जो है वो एंटर करो जी, ठीक है जी, एंटर अ नंबर, इस तरह हम कह देते हैं, एंटर अ नंबर जो है ये नहीं। हमने स्कैन एफ के जरिए से जो है उसे स्टोर करवा लिया एक अंदर जो है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है ये नंबर जो है वो आपका इवन है या ऑड है। इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन इस तरह से हम लगाते हैं, इफ, आगे हम ब्रैकेट के कंडीशन लिखते हैं। अब आपने कंडीशन क्या लिखनी है कि आपने ए को जो है वो मॉडुलस लेना है 2 के साथ। मॉडुलस से मुराद कि आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर आप किसी इवन नंबर का रिमाइंडर लेंगे 2 से डिवाइड करने के बाद जो है तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फिर वो क्या होगा, वो ऑड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ए रिमाइंडर 2 यानी मॉडुलस 2, यानी जब आप ए को जो भी नंबर आप देंगे उसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर अगर आता है 0 तो फिर क्या होगा, वो नंबर जो है वो हम यहाँ प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे कि वो नंबर जो है हमारा वो है जी इवन। यहाँ पे हम कर देते हैं इवन। ओके जी, और हम इसके साथ इफ के साथ फिर क्या यूज करते हैं, एल्स यूज करते हैं। ये हमने एल्स कर दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है ये वाली जो है तो फिर वो क्या होगा, फिर ये यहाँ पे भी हम कुछ प्रिंट एफ कर देते हैं और प्रिंट एफ में फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे जो है कि वो क्या है, वो आपका ऑड है। ठीक है जी, तो इस वाले प्रिंट एफ की हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको खत्म कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ए की वैल्यू जो प्रिंट करवानी नहीं है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो जरा रन करके जो है समझने की और चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, Alt F9 किया हमने जो है, कंपाइल हो गया, कंट्रोल F9 करके ये हमारे पास आ गया। एंटर अ नंबर जो है, कोई नंबर आप जो है दे दें। लेट्स से मैं 23 देता हूँ तो क्या आ गया, ऑड आ गया। फिर मैं रन करता हूँ, कोई नंबर देता हूँ, लेट्स से मैं देता हूँ 26 देता हूँ तो देखिए हमारे पास इवन आ गया।
तो वो ये इफ और एल्स से, यानी दोबारा देख लें, वो क्या करेगा, नंबर को 2 से जो है डिवाइड करेगा और ये मॉड्यूलस का मतलब है रिमाइंडर जो उसका आएगा, वो रिमाइंडर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, वो 0 है तो वो इवन है, और अगर 0 नहीं है तो वो ऑड है। आपको पता है कोई भी इवन नंबर आपका जो हो, जब हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो फिर वो ऑड होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था, एक नंबर लें यूजर से, ओके जी, हमने वो ए में रखवा लिया नंबर जो है स्कैन एफ की मदद से, और चेक करें वो नंबर जो है वो आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, इवन ऑड में सिर्फ 2 कंडीशन थी तो हमने एक इफ ले लिया और साथ एक एल्स यूज कर लिया। यहाँ पे कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन हैं, तो हमें यहाँ पे 2 इफ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यानी हमें एल्स इफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंडीशन हम क्या लिखेंगे, कंडीशन हम ये लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है नंबर आपका फिर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी अगर ए बड़ा है 0 से तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एल्स के अंदर भी हम एक कंडीशन और लिखेंगे, किस तरह लिखते हैं, एल्स के आगे हम इफ लिख लेते हैं और इसके आगे कंडीशन लिखेंगे, एल्स ए इज लेस देन अगर 0 है तो यहां पे फिर प्रिंट एफ के अंदर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव जो है, और इसके बाद जो है हमारे पास फिर यहां पे हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ, और यहां पे फिर हम कर लेंगे, अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है और वो नेगेटिव भी नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो फिर 0 होगा। ये नहीं जी, हम एल्स के अंदर जो है, सॉरी हमने यहाँ पे एल्स लिखना भूल गया, मैं जो है एल्स लिख लेंगे, और चूंकि ये तीसरी कंडीशन है, 3 कंडीशन हमें चाहिए टोटल जो है, तो मैंने 3 लिख ली, पहली 2 के साथ इफ आ जाएगा और तीसरा हमारा सिर्फ एल्स आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया एल्स प्रिंट एफ जो है वो 0 हमने कर दिया। तो इसलिए आज से हम इसे 0 प्रिंट करवा के जो है हमारा ये वाला काम भी जो है चल जाएगा। हम अब इस प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के साथ साथ जो है हम इसे जो है वो रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके जी, कंपाइल करने के लिए फिर हम करेंगे काम, यहाँ पे Alt F9 कर देंगे, ये हमारे पास जो है वो कंपाइल हो गया, कंट्रोल F9 करते हैं, तो अब हमारे पास जो है वो इस तरह से सामने नंबर पूछेगा कि नंबर आप एंटर करें, हम नंबर एंटर करते हैं कोई सा भी जो है, लेट्स से मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ पॉजिटिव, दोबारा इसे रन करता हूँ और यहाँ पे कोई नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स से 0 कर देता हूँ तो 0। ओके जी, ये हमारे पास फिर ये चेक हो गया। अब तीसरा जो प्रोग्राम था उसमें क्या था कि आपके पास कुछ कंडीशंस थी, यानी क्या कि आप यूजर से जो है वो मार्क्स ले, मार्क्स फर्ज कर ले हम ए में रखवा लेते हैं और यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज कर लेते हैं, कहते हैं जी एंटर योर मार्क्स हम कर लेते हैं, तो मार्क्स हम ए में रखवा लेते हैं, एंटर योर मार्क्स जो है ये हमने अपना मैसेज चेंज करना है तो हम ए में रखवा लिए। अब हमने क्या करना था, अब मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। कंडीशन आपके पास कितनी थी, कंडीशन आपके पास थी 5। कौन कौन सी, पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आपके नंबर 90 से ज्यादा हैं तो ए आ जाए, ये पहली कंडीशन। अगर आपके नंबर जो हैं वो फर्ज कर लें 80 से जो है वो 89 तक हैं तो कंडीशन सेकंड आ जाएगी आपकी जो है, ये 2 कंडीशन होगी। 70 से 79 तक हैं 3 कंडीशन होगी, 60 69 तक हैं 4 कंडीशन होगी, और बिलो 60 है तो 5 कंडीशन, टोटल 5 कंडीशन है। तो हमने इफ कितने इस्तेमाल करने हैं, 4 इफ इस्तेमाल करेंगे, वो 5वां हमारा एल्स इस्तेमाल हो जाएगा। ओके जी, हमने पहली कंडीशन क्या थी, अगर मार्क्स जो है यानी ए में हमने मार्क्स रखवा दिए, मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 है, तो प्रिंट एफ में क्या आ जाए हमारे पास जो है, ग्रेड हमने प्रिंट करवाना ना, तो हम यहाँ पे करवा देंगे प्रिंट जो है वो ग्रेड ए, यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं, ग्रेड ए कर लेते हैं। अच्छा जी, एल्स इफ में दूसरी कंडीशन, 5 कंडीशन हमने लगानी, याद रखिएगा, तो 4 इफ हमने लिखने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे गलती में कर गया हूँ कि इक्वल लिखना था। ओके जी, दूसरा ये है कि अगर आपका ए जो है, अब हमने यहाँ पे क्या करना था, दूसरी कंडीशन ये थी 80 से 89 तक हो, तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि अगर आपका ए जो है वो ग्रेटर देन है 80 से, तो जाहिर बात है 89 से अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो वो तो 90 में आ जाएगा ना, तो उससे हमने पहले चेक कर लिया है। अगर आपका जो है वो मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 80 के, तो पहले हमेशा से इसको चेक करना है, इसलिए वो चेक करके नंबर 90 से ज्यादा है, नहीं है तो फिर अगर 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा फिर मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 89 तक ही जा सकते हैं ना, क्योंकि अगर 90 होगा तो फिर तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ग्रेड क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे फिर हम ग्रेड जो है अपना प्रिंट करवा देंगे, हमारे पास यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा, ग्रेड बी आ जाएगा। अच्छा जी, एल्स इफ हमने लगाना फिर, क्योंकि हमने 5 टोटल कंडीशन है, 4 इफ हमने लगाने हैं। एल्स इफ के अंदर हम फिर क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन, अब तीसरी कंडीशन क्या थी, 70 से 79 तक जो है, तो हम 70 कर देते हैं, इक्वल भी आ जाएगा यहाँ पे हमारे साथ जो है, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ क्या करवा देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ग्रेड सी करवा देंगे। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है एक एल्स इफ हमें और चाहिए, एल्स इफ हम एक और करते हैं और यहाँ पे कह देते हैं कि अगर मार्क्स जो है यानी मार्क्स हमारे पास ए में स्टोर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो 60 के हैं, तो फिर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ
और यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर लिख देते हैं जी ग्रेड डी आ जाएगा हमारे पास। और अगर इनमें से किसी में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो फिर हमने एल्स सिर्फ एंड पे लगाना है एक जो है, क्योंकि हम एंड वाली कंडीशन हमेशा लिखते नहीं है बल्कि सिर्फ एल्स वहां पे कर देते हैं। तो जारी बात अगर आगे इफ नहीं लिखा तो फिर हम कंडीशन भी आगे नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्रिंट एफ जो है, और यहाँ पे हम कर देंगे फिर जो है कि वो क्या है हमारे पास बिलो 60 है, तो बिलो 60 को हम ग्रेड एफ देते हैं, तो हम यहाँ पे फिर जो है वो ग्रेड एफ कर देंगे। ओके जी, ग्रेड एफ हमने कर दिया, कैपिटल एफ लिख देता हूँ। अब जी ये हमारे पास प्रोग्राम पूरा हो गया, ठीक है जी। फिर देख लें 5 कंडीशन थी, तो हमने यहाँ पे कितने इफ लगाए, कंडीशन 5 लिखी, लेकिन इफ असल में 4 लिखे जाएंगे, आखिरी कंडीशन असल आपकी एल्स जो है वो कवर कर जाती है। तो ये 4 इफ हैं एक, लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा इफ लिखते हैं तो एल्स इफ हमेशा लिखते हैं 2 3 4, और ये एल्स हमारे पास 5 हो गए। अब हम इसको जो है वो कंपाइल करते हैं, क्योंकि हमने कंपाइल किया, और अब हम इसको जो है वो रन करते हैं जी। आप ये अपने मार्क्स एंटर कर दें, लेट से मैं 73 करता हूँ, तो ग्रेड क्या आ गया सी, हमें पता है 70 से 79 तक सी ग्रेड आता है। ओके, दोबारा रन करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें चेक हो जाएं। मैं करता हूँ 95 करता हूँ, ग्रेड ए आ गया। दोबारा रन करता हूँ और नंबर एंटर करता हूँ 45, तो ग्रेड एफ आ गया हमारे पास। तो मतलब ये हमारी ये सारी कंडीशन जो है वो ठीक है और हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है, ये बड़ा अहम प्रोग्राम है, अक्सर आया होता है, तो आप इस प्रोग्राम को जो है वो हल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है आपको इसकी सारी जो लॉजिक है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि जब हम ग्रेटर देन 90 किया तो पहले उसने इसको चेक करना है, उसके बाद जब ग्रेटर देन 80 सिर्फ कर दिया, 2 कंडीशन लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो मतलब ये कि वो 90 से छोटे हैं, अगर 80 से बड़े तो फिर ग्रेड बी हो जाएगा उसका जो है। तो इस लिहाज से हमारा ये प्रोग्राम भी जो है वो हल हो जाएगा। ओके जी, तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से जो है वो करैक्टर इनपुट ले, और आपने चेक करना है कि वो करैक्टर जो है वो वॉवल है कि नहीं है। वॉवल आपको पता है कि आपके पास 5 जो है करैक्टर्स आपके वॉवल हैं, ABC में से जो करैक्टर्स हैं A, E, I, O और U जो हैं, ये आपके 5 करैक्टर्स जो है वॉवल हैं। तो आपने ये चेक करना है कि जो करैक्टर यूजर एंटर करे वो वॉवल है कि नहीं है। एक आपका ये क्वेश्चन है, और उसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी जो है हमारे पास, हम उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास वो ये है कि आपने यूजर से कोई एक जो है वो नंबर लेना है, और उसका जो है वो आपने टेबल प्रिंट करवाना है सारे का सारा जो है। तो ये टेबल वाला क्वेश्चन जो है और ये जो वॉवल वाला क्वेश्चन है ये हम हल करते हैं, और आखिरी क्वेश्चन जो हम फिर दोबारा यहाँ पे आके चेक कर लेंगे कि इसकी लॉजिक क्या है, और फिर हम इसको जो है वो देखते हैं। आपको पता है जो अल्फाबेट्स जो है हमारे पास 26 हैं, उनमें से 5 करैक्टर्स जो है वो आपके वॉवल हैं। हमने उन 5 को चेक करना है, यानी 5 अगर हम इफ लगा लें, जिस तरह अभी हमने इफ वाला प्रोग्राम किया है, तो अगर हम 5 इफ लगा लें तो हमारा ये मसला जो है वो हल हो सकता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम है। मैं यहाँ पे जो है अब चेंज कर लेता हूँ डाटा टाइप जो है, करैक्टर डाटा टाइप हमने अब यहाँ चाहिए सी कर लेते हैं इसे जो है। क्लियर स्क्रीन हमने किया, एंटर अ करैक्टर हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारी जो है वो प्रोग्राम डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ भी जरा डिफरेंट करना है। यहाँ पे एंटर अ करैक्टर जो है ये लेंगे, तो यहाँ पे हम करैक्टर को रीड कर लेंगे। करैक्टर हमारे पास क्या है, सी है, सी को हमने रीड कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है हमने स्विच की स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो गेट सी एच आपका आखिरी रहेगा। स्विच की स्टेटमेंट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लिखेंगे स्विच। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि आपने जितने भी फंक्शन यहाँ पे लिखने हैं वो सारे के सारे आपके जो हैं वो स्मॉल के अंदर लिखे जाएंगे, वो कैपिटल के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। ओके जी, इसकी हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, जो कि इसकी बॉडी काफी सारी हमने इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो हम इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा केस जो है, केस लिखेंगे, और हमने चेक करना है कि अगर वो स्मॉल लेटर है तो हम उसके आगे सेमी कॉलन, यहाँ पे जो है सेमी कॉलन सॉरी कॉलन आप इस्तेमाल किया करेंगे। ये वह स्टेटमेंट है हमारे पास सी के अंदर जो है जो आपने अलबत्ता यूज करनी है, जिनमें आपका जो है वो सेमी कॉलन की बजाय कॉलन आया करेगा। तो केस के आगे याद रखना आपने, और किसी के आगे कॉलन नहीं आता, केस के आगे आपका हमेशा जो है वो कॉलन आया करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इफ की तरह चेक करेगा कंडीशन जो है। अगर आप यहाँ पे इफ लिखते तो आपने क्या करना था, इफ सी इक्वल टू स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए आप इस तरह सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। चूंकि ये करैक्टर है तो करैक्टर को हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। अगर आपने कैपिटल के लिए भी इसे चेक करना हो तो केस, और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आप लिखेंगे कैपिटल ए, और इस तरह आप इसे क्लोज कर देंगे कॉलन के साथ जो है। लेकिन हम चूंकि इसे जो है चले सिर्फ जो है दोनों के लिए करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए कर लेते हैं। तो हम ये काम करने के बाद फिर यहाँ पे प्रिंट एफ क्या कर देंगे, प्रिंट एफ यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, अगर वो ए के इक्वल है तो वो वॉवल होगा। ठीक है जी, ये हमने वॉवल लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ब्रेक की स्टेटमेंट यूज करेंगे। ये ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, यानी ये काम करती है, चूंकि हमने यहाँ पे काफी सारे केस की जो है वो इस्तेमाल करने हैं, ए के लिए, ई के लिए, आई, ओ, यू के लिए करने हैं। तो अगर वो किसी फर्स्ट से मैच हो जाए तो बाकी को चेक ना करें,
सेकंड से मैच हो तो बाकी 3 को चेक ना करे, थर्ड से मैच हो तो बाकी 2 को चेक ना करे। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करेगी कि जहां पे मैच हो जाएगा वहीं पे ब्रेक करेगी और बाकी कंडीशन को फिर वो चेक नहीं करेगी। तो इस तरह मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से कॉपी कर लेता हूं। टाइम बचाने के लिए हम जो है जरा इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेक्चर हमारा पहले काफी लेंथी हो गया हुआ है। यहां पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं और 5 दफा मैंने पेस्ट करना है, तो 5 दफा मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं। ये 2 दफा हो गया, ये 3 दफा हो गया और यहाँ पे चौथी दफ़ा इसे पेस्ट कर लेता हूँ और 1 दफ़ा और इसे पेस्ट करने की ज़रूरत है। ये 4 दफ़ा हो गया और अब यहाँ पे मैं इसे 5 दफ़ा करके इससे फिर मैं बस कर देता हूँ। ओके जी, ये 5 किसी हमने ले, क्योंकि हमारे पास 5 कंडीशन थी ना, तो 5 पहला जो है वो ए के लिए, दूसरा क्या था हमारे पास ई और कैपिटल ई भी हम चेक कर लेते हैं, तीसरा हमारे पास क्या था आई और कैपिटल आई भी चेक कर लेते हैं साथ जो है, यानी केस दोनों चेक कर लेगा। चौथा क्या था हमारे पास जो है ओ, कैपिटल ओ भी चेक कर लेते हैं और 5वें नंबर पे हमारे पास जो था वो था यू और कैपिटल यू भी चेक कर लेते हैं। ओके जी, तो एंड पे हमारे पास जिस तरह हर एक इफ एल्स के अंदर जो है हमारे पास एंड पे एल्स आता है, तो स्विच की स्टेटमेंट के अंदर जो है आपका एंड पे डिफॉल्ट आता है। डिफॉल्ट लिखेंगे और डिफॉल्ट के आगे भी जो है आपका कॉलन आया जाएगा। और यहाँ पे अगर जो है फर्ज करें इन 5 में से किसी से मैच नहीं हो रहा, तो हम प्रिंट एफ के अंदर फिर क्या कर देंगे कि भाई ये फिर क्या, ये कॉन्सोनेंट है। ओके जी, ये हमारे पास हो गया, ये प्रोग्राम हमारा पूरा हो गया। एंड पे गेट सी एच आ गया और यहाँ पे एक एरर है। चले मैं आपको जो एरर समझाता हूँ। आर्ट F9 किया तो देखिए उसने एरर बता दी, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, यानी मैंने स्विच स्टेटमेंट की बॉडी की जो है ये ब्रैकेट स्टार्ट की थी, उसे क्लोज नहीं मैंने किया हुआ, तो अब उसे मैंने क्लोज करना है। तो गेट सी एच से पहले क्लोज करना पड़ेगा मुझे जो है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्विच स्टेटमेंट चल रही है। अब मैं इसे रन करूँगा, आपको एरर नहीं आएगी। तो अब हमारे पास कहता है करेक्टर आप एक एंटर कर दें, तो मैं यहाँ पे एक करता हूँ तो वो क्या कह दिया उसने जो है, वो कॉन्सोनेंट कह दिया उसने। यहाँ पे हम जरा एरर चेक करते हैं क्या इशू हुआ है जिसकी वजह से कॉन्सोनेंट कह रहे हैं। ओके जी, इशू ये है हमारे पास कि हमने करेक्टर डाटा टाइप ली थी और हमने यहाँ भी जो काम किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि हमने इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था वो करेक्टर का नहीं लिया हुआ था, हमने इंटीजर का ही रखा हुआ था। अब आपका प्रोग्राम जो वो ठीक हो जाएगा। ये हमारी दूसरी एरर थी जो लॉजिकल एरर थी आपकी, जो है लॉजिकल टाइप की एरर थी, जिसमें आपने काम तो ठीक हो रहा था। अब देखें जरा, मैं यहाँ पे ए एंटर करता हूँ या ई एंटर करता हूँ तो वॉवल आ गया। दोबारा से मैं जो यहाँ पे लेट से आई करता हूँ तो वॉवल आ गया और दोबारा यहाँ से जो है मैं कोई और लेटर एंटर करता हूँ डी, तो कॉन्सोनेंट आ गया। अब देखें हमारा प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये प्रोग्राम जो था हमारा, इसमें हमने ये चेक किया था कि आपका वॉवल जो है वो कौन कौन से लेटर्स है, वो हमने सारा काम कर लिया। इसके आगे हमारे पास प्रोग्राम है कि आपने चेक करना है कि कोई एक यूजर जो है वो कोई नंबर एंटर करता है और उसके बाद हमने ये काम करना है कि चेक करना है कि वो नंबर की बेस के ऊपर आपने एक टेबल पूरा प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो भी डिलीट कर देता हूँ। ये जो चीज़ें हमारे पास थी इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। शुरू से प्रोग्राम आपको यहाँ पे करेक्टर की बजाय मैं कोई एक इंट ले लेता हूँ और इंट की जो टाइप है वो मैं इसका जो नाम है वो टी रख लेता हूँ टेबल के लिहाज से जो है। अब यहाँ पे मैं जो है वो स्कैन एफ कर लेता हूँ, लेकिन स्कैन एफ से पहले मुझे प्रिंट एफ करना पड़ेगा। प्रिंट एफ किया मैंने, यहाँ पे जो है डबल कोट्स के अंदर करता हूँ जी एंटर टेबल नंबर कर लेता हूँ मैं जो है, कि आप टेबल का नंबर जो है वो एंटर कर दें। तो वो क्या करेगा, टेबल का नंबर एंटर कर देगा। ओके जी, तो हमने क्या करना है, हमने इसको स्कैन एफ करना है और उसको स्कैन एफ करके हमने टी में स्टोर करवा देना है। स्कैन एफ करके हम इसे टी में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब चूंकि वो परसेंटेज डी हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि वो इंटीजर है, और एंड साइन के साथ हम यहाँ पे जो है वो टी लिख देंगे। ये टी में स्टोर होगा हमारे पास जो है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो है वो टेबल चलाना है। टेबल के लिए हमें फॉर लूप चलानी पड़ेगी और फॉर लूप कितनी दफा, 10 दफा। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं। लूप के लिए जो वेरिएबल है उसको मैं नाम रख देता हूँ, लेट से आई नाम रख देता हूँ जो है। और अब मैं लूप यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप जो है। अच्छा, ये फॉर लूप हमने कितनी दफा चलानी है, 10 दफा। तो उसके लिए मैं किस तरह कंडीशन लिखूंगा, आई को स्टार्ट करूंगा आई इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपका आएगा हमेशा सेमी कॉलन जो है। अच्छा, वहां पे आपको स्लाइड्स के अंदर हो सकता है कॉमा मैंने लिखा हो, लेकिन यहाँ पे यार कि सेमी कॉलन आपका आएगा जो है। और आगे हमारे पास फिर आ जाएगा कंडीशन, कितनी दफा चलानी, 10 दफा। तो मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 10 दफा उसे लेके चलना है। और यहाँ पे फिर तीसरे नंबर में क्या लिखूंगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा, ये याद करें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है फॉर लूप के 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या हमारे पास फॉर, उसके बाद आपने स्टार्ट कहां से लूप करनी है, हमने 1 से स्टार्ट की। कंडीशन लिखनी है आपने, जब तक आपकी लूप चलती रहे, वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तो आपकी लूप चलती रहेगी। और आगे हमने क्या लिख दिया, आई प्लस प्लस जो है। ओके जी, ये लूप की बॉडी आपकी आ जाएगी जो है। और यहां पे हम जो है अब प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ हमने क्या करना है, हमने टेबल प्रिंट करवाना है। अब टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट एफ जो है लिखना पड़ेगा, वो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। पहले क्या आना चाहिए, पहले कोई एक नंबर आना चाहिए, तो परसेंटेज डी आ जाएगा पहले जो है। फिर उसके आगे हमारे पास एक क्रॉस का साइन आना चाहिए, जिस तरह टेबल आप लिखते हैं।
फिर आपके पास क्या आना चाहिए, परसेंटेज डी फिर आना चाहिए, फिर आपके पास इक्वल का साइन आना चाहिए और फिर परसेंटेज डी आना चाहिए आपके पास जी, इस तरह से। और स्लैश हम एन कर लेते हैं ताकि आपकी हर लाइन जो है वो अगली लाइन में प्रिंट हो रही हो। अब जी सबसे पहले क्या आना चाहिए, लूप। लूप पहली दफा क्या होगी 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह 10 तक चलेगी। 11 जब होगी तो लूप आपकी खत्म हो जाएगी। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे वो काम करेगी। यहां पे आपका आ जाएगा लूप का जो है वो वेरिएबल, सॉरी आपका टेबल का वेरिएबल आ जाएगा, आगे आपका जो है वो लूप का वेरिएबल आ जाएगा और उसके आगे आपने टेबल और लूप के वेरिएबल को मल्टीप्लाई, यानी फर्ज कर ले 7 है, 7 और 1 को, फिर 7 और 2 को, और फिर 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हम क्या कर देंगे, टी मल्टीप्लाई बाय आई कर देंगे। अच्छा आप समझे लूप कैसे चलेगी। पहली दफा लूप की वैल्यू जो आई की वैल्यू की 1 होगी, आपकी ये प्रिंट एफ करवाएगा और वापस आएगा इंक्रीमेंट के ऊपर, इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे चेक करें कंडीशन ठीक है, तो ये कंडीशन ठीक होगी, जाहिर बात है आई 2 जो है वो आपका लेस देन 10 है। फिर वो लूप चलाएगी, प्रिंट एफ होगा, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, आई 3 हो जाएगा, फिर चेक करेगा आई जो है वो छोटा है 10 से, छोटा है, फिर आपकी लूप चले, इस तरह चलते चले जब आपका आई 11 हो जाएगा ना, फिर चेक करेगा क्या आई छोटा है 10 से, तो वो जाहिर बात है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा। ओके जी, ये काम हमारा हो गया। अच्छा जी, अब हम जो है वो जरा इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, जो है Alt F9 करता हूं मैं जो है, और फिर उसके बाद जी ये हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ एरर्स आ रही हैं, और एरर्स ये हैं, चलें अच्छा हुआ ये एरर्स आ गई हैं। एरर्स हमारे पास ये थी जो भी मैं आपको बता रहा था कि आपने क्या करना होता है, यहाँ पे कॉमा नहीं बल्कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करना होता है। अब दोबारा हम जो है इसको रन करते हैं, अब कोई एरर नहीं है हमारे पास, Alt F9 करते हैं और अब हम जो है Ctrl F9 करते हैं जी। यहाँ पे कोई टेबल का नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स से 7 करता हूँ, तो ये देखें 7 का टेबल प्रिंट हो गया। फिर दोबारा रन करता हूँ, लेट्स से मैं कर दूँ यहाँ पे 45 कर देता हूँ जी, 45 का टेबल हो गया। फिर रन करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से 34, तो ये 34 का टेबल प्रिंट हो गया हमारे पास जो है। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम जो है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उम्मीद है आपको लूप की समझ आ गई होगी। लूप जो है ये आपकी आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी, हर दफ़ा कंडीशन चेक होगी और हर दफ़ा इंक्रीमेंट, बॉडी चलने के बाद इंक्रीमेंट आपका हुआ करेगा। और जितनी दफ़ा आपने फ़र्ज़ कर लें 15 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 15 कर दूंगा। ये देखें, अब Alt F9 करता हूँ और Ctrl F9 करता हूँ, अब टेबल प्रिंट करें 5 का जो है, तो ये देखें 15 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये बस आपने याद रखना है, यहाँ से आपकी जितनी दफ़ा आप चलाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो सेट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है और चल के पहले उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आके उसे हम यहाँ पे जो है वो हल करते हैं। तो आखिरी प्रोग्राम हमारा ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है और वो ये इस तरह की शेप जो है वो प्रिंट करवाए। ठीक है जी। अब ये जो शेप हमारे पास प्रिंट हुई है, इसमें आप पहले जरा लॉजिक समझ लें। एक्चुअली आपको यहाँ पे ना 2 लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर लूप्स ये भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि आपको फॉर लूप्स जो है वाइल लूप में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको स्लाइड्स में शुरू में बता दिया था। आप उसकी मदद से उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अलबत्ता फिलहाल अभी आपको फॉर लूप से करवा देता हूँ ये जो है। तो लॉजिक ये है कि आपने इस तरह की शेप प्रिंट करवानी है। देखें, पहले में 5 स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर सॉरी यहाँ पे जो है आपका ज़्यादा हो गया हुआ है। मैं इसको ज़रा एक कम कर लेता हूँ ताकि आपकी जो है ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके जी, तो हमारे पास जो है 5 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये कितनी है, लाइंस कितनी है पहले ये देखें, 1, 2, 3, 4 और 5 लाइंस है। एक लूप आपका जो है ना, एक लूप जो है वो आपकी लाइंस कंट्रोल करेगी कि आपने लाइंस जो हैं वो कितनी बनानी है यहाँ पे। तो वो 5 लाइंस है तो वो लूप 5 दफ़ा चलेगी। अब जो अंदर वाली लूप है, ठीक है, आप इसे अगर थोड़ा सा जो है और बेहतर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एक स्टैटिक और ऐड कर लेते हैं ताकि आपको जो है ज़रा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए बेहतर तरीके से। जो है हम यूँ काम कर लेते हैं, ये स्टैटिक हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे भी हम एक स्टैटिक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक स्टैटिक और ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम एक स्टैटिक और करके यहाँ पे भी 2 करके ये स्पेस थोड़ी सी मैं दे लेता हूँ और यहाँ पे एक स्टैटिक और लिख लेता हूँ। अब देखें जरा, अब कितनी लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी जो है वो स्टैटिक वाली लाइन्स हैं। और पहली लाइन में कितने स्टैटिक है, पहले में 6 है, फिर 5 है, फिर 4, फिर इस तरह कम होते चले जाएंगे। तो अब हमने लॉजिक किया है, एक लूप आपकी लाइंस को कंट्रोल करेगी और एक लूप आपकी जो है वो ये स्टैटिक को कंट्रोल करेगी। तो जो लाइंस को जिन्होंने कंट्रोल करना है उसको पहले हम समझ लेते हैं। वो 6 हमें चाहिए, 6 लाइंस हैं, तो 6 ऐसी लूप चाहिए जो 6 दफ़ा चले। मैंने अभी आपको बताया कि आप लूप को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, जितनी दफ़ा आपने चलाना उस हिसाब से आप उसकी वैल्यू जो है वो सेट करते हैं। ओके जी, हम आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर जो है। ठीक है जी, प्रोग्राम हमारा जो है वो यहाँ पे हम इसे रन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन में जरा ये हमारे पास रन होके आ जाए। स्टार्टिंग वाली कुछ लाइंस आपको वही चाहिए। ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ।
ठीक है जी, और आपको जो है ज़रा बात क्लियर तरीके से अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये तो चीज़ें वही जो आपने लिखनी होती हैं, और एक आपका जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है वो आपने यूज़ करना होता है। हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स चाहिए, एक इंट आई कर लेते हैं और एक जे कर लेते हैं हम जे, ये दो वेरिएबल्स चाहिए। इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जे, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बता चुका हुआ हूँ। अब हमने यहाँ पे लॉजिक लिखनी है। पहली लूप जो हम लिखते हैं वो क्या थी, उसने 6 लाइन प्रिंट करनी, तो हमारी लूप असल में 6 दफ़ा चलनी चाहिए। तो फॉर यहाँ पे मैं करता हूँ आई स्टार्टिंग विद जो है 1, और कहाँ तक चलेगा ये जो 6 तक आपने लेके जाना है, तो हम क्या कर लेंगे आई इज लेस देन आर इक्वल टू 6 जो है, तो देखें ये लूप आपकी 6 दफ़ा चल जाएगी। और आगे आपने क्या करना है, आई प्लस प्लस कर देना, वो एक एक उसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा। ये बाहर वाली लूप जो है ये क्या करेगी, ये आपकी जो है वो लाइंस प्रिंट करवाएगी, जो आपकी 6 है तो 6, 8 है तो 8, तो उस हिसाब से आपने यहाँ से पे उसकी वैल्यू चेंज कर लेनी है। अच्छा, आप दूसरी लूप जो है, जो अंदर वाली लूप है आपके पास, मैं यहाँ पे ये क्लोज भी कर दूँ ब्रैकेट, ताकि आपकी एरर ना आए, जिस तरह हमारे पास लास्ट प्रोग्राम में स्विच के अंदर एरर आई थी, जानबूझ के मैंने वो रखी थी। अब आप इसे साथ ही क्लोज कर लिया करें। जो अंदर वाली लूप है, इसे मैं जरा थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। ये लूप क्या करेगी, ये लूप आपकी काम करेगी, ये स्टार प्रिंट करवाएगी। अब इसको मैं किस तरह से लिखता हूँ, इसके अंदर मैं ये कर देता हूँ, इसकी जो है वो जे वेरिएबल रख लेता हूँ, इक्वल टू आई कर लेता हूँ। इसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ क्यों मैंने ये काम किया है, और इसमें भी मैं ये कर देता हूँ जे इज लेस देन आर इक्वल टू जो है वो कर देता हूँ 60 कर देता हूँ। ये मैं अभी सारी लॉजिक आपको समझाता हूँ प्रिंट करवाने के साथ साथ जो है, और जे प्लस प्लस कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये काम करना है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक जो है वो प्रिंट करवाने हैं। ठीक है जी, तो मैं प्रिंट क्या कर देता हूँ, बल्कि मैं इसकी बॉडी लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये इसकी बॉडी है, और इसके अंदर प्रिंट एफ लिख देता हूँ, सॉरी प्रिंट और एफ लिख के इसमें मैं स्टैटिक जो है प्रिंट करवा देता हूँ। ये जी स्टैटिक यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, दोनों तरफ स्पेस आ रही जरा। ओके जी, ये लूप क्या करेगी, अब देखिएगा जरा, जब ये लूप बाहर वाली पहली दफा चली, पहली लाइन प्रिंट होगी, तो आई की वैल्यू 1 होगी, जे को किसके बराबर कर दिया, 1 के बराबर कर दिया, तो अंदर वाली लूप कितनी दफा चलेगी, 6 दफा चलेगी। तो पहली लाइन में हमारे कितने स्टार है, 6, तो 6 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, जब ये लूप एक दफा खत्म हुई, दूसरी दफा चली, तो आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर जो है जे इक्वल टू आई 2 हो जाएगा। तो फिर जे कितनी दफा चलेगा, 5 दफा, तो 5 स्टार प्रिंट करवा देगा। ये इसने स्टार प्रिंट करवाने हैं, बाहर वाली लूप ने लाइन को कंट्रोल करना है, और अंदर वाली लूप ने जो स्टार प्रिंट करवाने हैं। जब आपकी ये लूप तीसरी दफा टर्मिनेट होके आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके आई 3 हो जाएगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तब आपकी लूप जो है फिर कितनी दफा चलेगी, तब आपकी लूप जो है फिर आगे वो आपकी 4 दफा चलेगी जो है, क्योंकि 3 से स्टार्ट होकर वो 4 तक आपको लेके चलेगा। तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो पहली दफा 6 हुए, फिर 5 हुए, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। ओके जी, इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि जब ये पहली दफा 6 स्टार प्रिंट हो, तो यहां पे बाहर वाली लूप में आके जो है हमें यहां पे जो है जी, यहां पे आगे हमें काम करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा, यहां पे मैं प्रिंट एफ एक और करवा देता हूं। और इस प्रिंट एफ का काम क्या होगा, सिर्फ ये अगली लाइन में लेके आएगा, यानी एक दफा 6 स्टार प्रिंट हो गए, फिर 5 होने, तो ये अगली लाइन में आ जाए। तो अगली लाइन में आने के लिए हम कौन सा जो है सिंबल इस्तेमाल करते हैं, /n इस्तेमाल करते हैं। तो 6 स्टार प्रिंट हो गए, फिर अगली लाइन में आ जाएगा, फिर 5 स्टार प्रिंट हो गए, फिर अगली लाइन में आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये काम चलेगा। ओके जी, Alt F9 करता हूँ, मैं इसकी लॉजिक दोबारा आपको आगे समझाता हूँ। हमारे पास जो है कोई एक एरर जो है वो आ रही है, और उसमें क्या है जी, यहाँ पे कुछ जो है वो इशू है जी। ये हमारे पास अगर आप देखें, ये हमने सेमी कॉलन इस्तेमाल करना था, हमने कॉलन जो है कॉमा इस्तेमाल कर दिया था। अब मैं दोबारा इसे जो है वो करता हूँ कंपाइल जो है, और इसे जो है दोबारा रन करता हूँ। ओके जी, ये देखें हमारे पास स्टार प्रिंट हो गया, बिल्कुल वही शेप जो हमने बात की थी। तो ये देखिए, अगर आप जो है 1 2 3 4 5 6 लाइंस, बाहर वाली लूप ने 6 लाइंस प्रिंट करवानी है, और अंदर वाली लूप पहली दफा क्या करेगी, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, दोबारा वापस आते हैं। ये देखें, इसने क्या करना है, इस वाली लूप ने 6 लाइंस प्रिंट करवानी है, और अंदर वाली लूप ने क्या करना है, इसकी वैल्यू पहली दफा 1 होगी, तो ये 6 स्टार प्रिंट करेगी, क्यों, जे इक्वल टू आई है। दूसरी दफा जब ये लूप चलेगी, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो जे की 2 हो जाएगी, तो जे ये वाली फिर लूप जो है 5 स्टार प्रिंट करवाएगी, क्योंकि वो 2 से स्टार्ट करके 6 तक जाने के लिए 5 स्टार प्रिंट होंगे। जब तीसरी दफा लूप चलेगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो जे की वैल्यू हमने क्या रखनी है, आई के बराबर रखनी है 3, तो वो फिर 6 तक जाने के लिए 4 दफा लूप चलेगी, 4 स्टार प्रिंट करवाती है। तो इस तरह आपके जो है वो स्टार हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह के मिलते जुलते आपको कुछ और क्वेश्चंस भी आती हैं, आप अलबत्ता उनकी थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग लेके इस क्वेश्चन की जो है, तो आप उनकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और दोस्तों उम्मीद है आपको जो है ये सारे प्रोग्राम्स की समझ आ गई होगी और आप इन प्रोग्राम्स को जो है वो फिर अपने तौर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर लें, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप कॉपी के ऊपर इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लें, तो आपको फिर प्रोग्राम वहाँ पे जाकर पेपर के अंदर मुश्किल नहीं होगी। पेपर में आपका जो वाइवा होता है, हमारा जो आखिरी लेक्चर होगा वीडियो जो है हम उसमें फिर वाइवे के ऊपर बात करेंगे, कुछ अहम क्वेश्चन जो उनके ऊपर बात करेंगे। आप जाते हुए वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।